नेजुको धूप में उपस्थित है और उसकी त्वचा धीरे धीरे जलकर राख होने लगी है। तंजीरो खून से लथपथ हालत में रोते हुए चीखता है, नेजुको छोटे हो जाओ, प्लीज कहीं छुप जाओ। तंजीरो अपनी सगी बहन की दर्दनाक मौत और सामने भाग रहे ग्रामीणों की जान के बीच बुरी तरह फंस चुका है। वह कोई फैसला नहीं ले पा रहा, उसका दिमाग सुन्न हो चुका है। तभी नेजुको रोते हुए तंजीरो की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और अपनी पूरी ताकत से तंजीरो को लात मारकर उस भागते हुए विलेन हंतेंगू की तरफ हवा में उछाल देती है। तंजीरो हवा में उड़ता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है और बैकग्राउंड में उसकी बहन आग में जल रही है। एक ऐसा खौफनाक फैसला जिसने तंजीरो की रिया को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ थी उसकी जान से प्यारी मासूम बहन नेजुको, जो सूरज की धूप में जिंदा जलकर कोयला हो रही थी, और दूसरी तरफ थे बेकसूर ग्रामीण, जिनकी गर्दन पर मौत का साया मंडरा रहा था। आखिरकार तंजीरो ने इस धर्म संकट में किसे चुना, और क्या नेजुको का यह आखिरी और सबसे दर्दनाक बलिदान था? और रुकिए, इस पूरे नरक के पीछे छिपे उस सबसे बड़े दानव यानी मुजान का वो 1000 साल पुराना काला और खूनी सच क्या है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए जानते हैं आज के हेलो एनीमे लवर्स, कहानी एनीमे की में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आकुशी क्लीन अप ग्रुप का मेंबर मलबे से भरे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डेमन स्लेयर्स को ढूंढ रहा होता है। वह चारों तरफ भारी तबाही को देखता है और अपने आप से कहता है, आखिरकार किस तरह का मुकाबला था यह, यहाँ पर कुछ भी बचाया नहीं जा सकता था। तभी उसकी नजर मलबे के नीचे दबे तंजीरो और उसके साथियों पर जाती है। वह उन्हें ढूंढ लेता है और तुरंत अपने बाकी साथियों को आवाज देकर वहां आने के लिए कहता है, मैंने इन्हें ढूंढ लिया है, सब लोग यहां आ चुके हैं और यह सच है कि इन्होंने एक अपर रैंक को परास्त किया है। यह जीत सच में बहुत बड़ी थी, क्योंकि पिछले 100 सालों से कुछ भी नहीं बदला था। किसी ने भी अपर रैंक को नहीं हराया था। जब यह खुशखबरी उबुयाशी की महल में मास्टर कागाया तक पहुंचती है, तो वे बहुत बीमार होने और मुंह से खून आने के बावजूद खुशी से झूम उठते हैं। वे अपनी पत्नी अम्माने की तरफ देखते हैं और बहुत भावुक होकर कहते हैं, अम्माने, तुम मुझे देख रही हो ना? यह एक बहुत अच्छा शगुन है। पूरे 100 साल के बाद किस्मत की रेखा बदल चुकी है। हमारी यह वर्तमान जनरेशन उन डेमन्स को और आखिर में उस मुजान को जरूर हराएगी। वह मुजान मेरी फैमिली पर एक काला श्राप है, जिसका अंत अब निश्चित है। मास्टर बात करते करते अत्यधिक अस्वस्थ हो जाते हैं और बिस्तर पर गिर जाते हैं, जहां अमाने उन्हें संभालती हैं। इसके तुरंत बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हमें मुजान का वह रहस्यमयी इन्फिनिटी कैसल, अनंत किला दिखाया जाता है। वहां हम अपर मून 3 यानी अकाजा को देखते हैं, जो एक हिलते हुए काष्ठ के मंच पर उपस्थित होता है। अकाजा चारों तरफ घूमते हुए कमरों को देखकर मन ही मन सोचता है, हमें पिछले 113 सालों से यहां नहीं बुलाया गया है। यह 113 का नंबर ही कितना डरावना है। मास्टर मुजान ने हमें अचानक क्यों याद किया? तो इसका मतलब यह है कि कोई अपर रैंक का डेमन मारा गया है। तभी वहां अपर मून 5 यानी ग्योको और हमेशा भय से कांपने वाला अपर मून 4 यानी हांतेंगु भी आ जाते हैं। अकाजा वहां बीवा वाद्य यंत्र बजाने वाली डेमन नाकिमे से पूछता है, क्या मास्टर मुजान अभी तक नहीं आए हैं? नाकिमे शांत रहकर एक धुन बजाती है और मना कर देती है। तब अकाजा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, तो फिर मुझे सच बताओ और यह मत कहना कि कोई अपर रैंक मारा गया है। तभी अचानक पीछे से अपर मून 2 यानी डोमा आता है और बड़े प्यार से अकाजा के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। डोमा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे अकाजा, आपको नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत करीबी साथी हो और अगर किसी को कुछ हो गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। और सुनो, जो घड़ा ग्योको ने मुझे गिफ्ट दिया था, उसके अंदर मैंने एक सुंदर सी कन्या का सिर सजा कर रखा हुआ है। यह सुनकर अकाजा के तन बदन में आग लग जाती है। वह हवा की रफ्तार से घूमता है और एक जोरदार घूंसा मारकर डोमा के चेहरे का निचला हिस्सा पूरी तरह नष्ट कर देता है। डोमा का शरीर तुरंत ठीक हो जाता है और वह गुस्सा होने के बजाय हंसते हुए कहता है, यह हुई ना बात लौड़ अकाजा,
अब तो आप पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तभी नाकिमे अपने वाद्य यंत्र को बजाकर उनकी बहस को रोकती है और कहती है, अब मैं अपर मून वन को बुलाऊंगी। वे हमें काफी समय से सुन रहे हैं। तभी 6 आंखों वाला भयानक डेमन कोकुशिबो वहां एक ऊंचे स्थान पर प्रकट होता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, मास्टर मुजान आ चुके हैं। तभी वहां मुजान किबुत्सुजी प्रकट होता है, जो एक कोट पैंट पहने हुए किसी वैज्ञानिक की तरह टेस्ट ट्यूब्स में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसका प्रभाव अत्यंत डरावना होता है। बिना उनकी तरफ देखे मुजान अत्यंत ठंडे और नफरत भरे स्वर में कहता है, ग्युतारो की फैमिली समाप्त हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि तुम अपर मून अभी भी इनकम्प्लीट हो। मैंने तुम सबको सैकड़ों साल दिए, पर मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। यह सुनकर ग्युक्को भय से कांपते हुए अपना सिर झुकाता है और कहता है, मास्टर, मैं इस भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं ही था जो ग्युतारो को इस रास्ते पर लाया था। मैं अपनी इस भूल को कैसे सुधारूं? क्या मैं अपनी आंखें निकालकर आपको दे दूं? मुजान गुस्से में अपने हाथ की टेस्ट ट्यूब को क्रश कर देता है और कहता है, मुझे तुम्हारी इन बेकार आंखों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पहले से पता था कि ग्युतारो अगर अकेला लड़ता तो कभी नहीं हारता। वह सिर्फ उस डाकी की वजह से हार गया जो हमेशा उसके पैरों की बेड़ी बनी रही। मैं यहाँ दिन रात सूर्य की रोशनी का सामना करने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ और तुम सब इतने सालों में एक ब्लू स्पाइडर लिली तक नहीं ढूंढ पाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग इस संसार में एग्जिस्ट ही क्यों करते हो? कोकुशिबो बहुत शांत रहकर कहता है, किसी वस्तु को खोजना या इन्वेस्टिगेट करना मेरे बस की बात नहीं है। मुजान फिर डोमा की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, ऑल्ट, डोमा, तुम भी उबयाशिकी की फैमिली को समाप्त नहीं कर पाए, और उस फूल का क्या हुआ? तुम लोग इतने 100 सालों से उसे क्यों नहीं ढूंढ पाए? डोमा झुककर कहता है, मास्टर, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कृपया मुझे क्षमा करें। मुजान सभी की तरफ देखता है और कहता है, इस अपर रैंक की मृत्यु से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगली बार मुझे कभी भी अधूरी इंफॉर्मेशन मत देना। मैं तुम सबको एक ही सलाह देता हूं, अब से हर कदम बहुत सावधानी से उठाना। ग्युक्को, जब एक बार तुम अपनी इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर लोगे तो हान तेंगू के साथ वहां पर चले जाना और काम तमाम कर देना। इतना कहकर मुजान वहां से अचानक गायब हो जाता है। मुजान के जाते ही डोमा तुरंत ग्युक्को के पास जाता है और कहता है, वाह ग्युक्को, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम उनके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन लाए थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी इसमें बहुत मजा आता। यह देखकर अकाजा बीच में आ जाता है और अपनी तलवार जैसी फुर्ती से डोमा के सिर का हिस्सा काट देता है। अकाजा कहता है, अपनी सीमा में रहो। यह मत समझो कि तुम हम सबसे ऊपर हो। इससे पहले कि अकाजा दोबारा वार करता, कोकुशिबो पलक झपकते ही अकाजा के पीछे प्रकट हो जाता है। वह इतनी तेजी से आता है कि अकाजा देख भी नहीं पाता। कोकुशिबो एक ही झटके में अकाजा का हाथ काट देता है और गंभीर आवाज में कहता है, अकाजा, तुमने अपनी सीमा पार की है। अगर तुम्हें इस व्यवस्था से कोई समस्या है तो मुझसे स्थान बदलने के लिए सीधे युद्ध करो। डोमा तुम्हारे कितने समय बाद डेमन बना था, फिर भी वह तुमसे आगे निकल गया। अपनी रैंक का सम्मान करो। डोमा, जिसका सिर अब तक ठीक हो चुका था, मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, कृपया इतना गुस्सा मत कीजिए लॉर्ड कोकुशिबो। मैंने तो उस घूंसे को खुद ही डॉज नहीं किया था, क्योंकि इसी तरह हमारी दोस्ती आगे बढ़ती है। हमें आपस में ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। कोकुशिबो डोमा की बात को अनदेखा करता है और अकाजा से कहता है, क्या तुम मेरी बात समझ गए? अकाजा अपने दांत भींचकर कहता है, हाँ, और कोकुशिबो वहां से विलीन हो जाता है। डोमा फिर से अकाजा से बात करने का प्रयास करता है, पर अकाजा उसे पूरी तरह इग्नोर करके नाकिमे से खुद को वहां से बाहर भेजने के लिए कहता है। डोमा भी एक ठंडी सांस लेता है और नाकिमे से कहकर अपने मंदिर वापस चला जाता है। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और हमें तंजीरो के मन के अंदर का एक पुराना सपना या याद दिखाई जाती है। वहां हमें एक प्राचीन और महान योद्धा दिखाई देता है जो बिल्कुल योरिएची जैसा दिखता है। वह तंजीरो के पूर्वज सुमियोशी से बात कर रहा होता है। योरिएची अत्यंत उदास मन से कहता है, सुमियोशी, मुझे माफ करना। इस संसार में एक बच्चे को जन्म देना और उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल काम है। अब मेरे यहां से प्रस्थान करने का समय आ चुका है।
सुमियोशी अपने नवजात शिशु को थामे हुए उससे उससे विनती करता है, कृपया ऐसी बातें मत करो। तुमने हमारी जान बचाई है। अगर तुम ना होते तो हम अब तक समाप्त हो चुके होते और ना ही यह बच्चा इस संसार को देख पाता। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना अवश्य कर सकता हूँ कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी यह सूर्य ब्रीदिंग की कला और यह हनाफुडा इयररिंग्स अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप दूंगा ताकि तुम्हारी याद हमेशा जीवित रहे। योरिची नीचे देखकर अत्यंत निराशा से कहता है, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों को बचाने में भी नाकाम रहा और उस परम बुराई को समाप्त नहीं कर पाया। मेरा जीवन व्यर्थ है। सुमियोशी उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इतना महान योद्धा खुद को असफल मान रहा है। अचानक तंजीरो की आंखें खुल जाती हैं। वह एक गहरी सांस लेकर होश में आता है। उसके बिस्तर के पास बैठी कानाओ सुयुरी के हाथ से कांच का गिलास छूट जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह तंजीरो के पास आकर कहती है, तंजीरो, तुम होश में आ गए। तुम पूरे 2 महीनों से कोमा में थे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम उठ गए हो। तभी सफाई का वह आकुशी मेंबर कमरे में आता है। वह तंजीरो को जगा हुआ देखकर उत्साह से चिल्लाता है, अरे वाह, तुम सच में उठ गए। मैं ही वह पर्सन हूं जिसने तुम्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला था। जब मैंने तुम्हारी हालत देखी थी तो मुझे लगा था कि तुम नहीं बचोगे। तुम सब उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, पर तुम सब इतिहास के महान योद्धा बन चुके हो। फिर वह कानाओं को चुपचाप देखते हुए कहता है, यह लड़की कभी कुछ कहती क्यों नहीं है? हमेशा बस देखती रहती है। शायद इसलिए क्योंकि इन्हें बचपन से बस डेमन्स को समाप्त करना ही सिखाया जाता है। पर मैं इसे डांट भी नहीं सकता क्योंकि यह मुझसे उच्च रैंक की है, चाहे मैं उम्र में इससे बड़ा ही क्यों ना हूं। इसके बाद वह खाने की प्लेट मेज पर रखता है और तंजीरो से कहता है, लो, इसे खा लेना और अपनी ताकत वापस पाना। और वह चला जाता है। कुछ ही देर में बटरफ्लाई मेंशन की तीनों छोटी बच्चियां सुमी, कियो और नाहो रोती हुई कमरे में आती हैं। वे तंजीरो को गले लगा लेती हैं और बाकी दोस्तों का समाचार देती हैं। वे बताती हैं कि पीले बालों वाला जेनेत्सु कल ही अपने नए मिशन पर निकल चुका है और ध्वनि हशीरा उजुई को उनकी तीनों बीवियां सुरक्षित उनके घर ले गई हैं, जहां वे आराम कर रहे हैं। परंतु इनोस्के की हालत बहुत गंभीर थी क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा जहर फैल गया था और वह समय पर अपनी ब्रीदिंग की मदद से अपने खून को शुद्ध नहीं कर पाया था। यह सुनते ही तंजीरो घबराकर ऊपर देखता है तो सब लोग हैरान रह जाता है। इनोस्के कमरे की छत पर एक जंगली जीव की तरह मटक रहा होता है। इनोस्के जोर से हंसते हुए नीचे कूदता है और कहता है, हाँ, अच्छा हुआ तुमने मुझे नोटिस कर लिया मोनजीरो। मैं तुमसे 7 दिन पहले होश में आ चुका हूँ, जिसका सीधा मतलब है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी आओई कमरे में आकर इनोस्के पर चिल्लाने लगती है कि वह शांत बैठे, जिससे कमरे का माहौल फिर से हंसी खुशी से भर जाता है। अगले कुछ हफ्तों तक तंजीरो अपनी शारीरिक शक्ति को वापस पाने के लिए रोज सुबह ट्रेनिंग करता है। एक सुबह वह कियो से पूछता है, क्या मेरी नई तलवार आ चुकी है? पूरे 2 महीने गुजर गए हैं। कियो उदास होकर हथियार के स्थान पर एक पत्र तंजीरो को देती है। यह पत्र उसके सोर्डस्मिथ हागाने जुका का था। तंजीरो उसे खोलकर पढ़ता है, जिसमें अत्यंत गुस्से में लिखा था, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूं और तुम्हारे लिए मेरे पास कोई नई तलवार नहीं है। सुमी बताती है कि क्योंकि तंजीरो बार बार अपनी तलवार को क्षति पहुंचाता है, इसलिए हागाने जुका बहुत नाराज हैं और यहां आने से मना कर दिया है। आओई तंजीरो को सलाह देती है कि उसे स्वयं स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और अपने लिए एक नया हथियार तैयार करवाना चाहिए, क्योंकि वह विलेज पूरी तरह गुप्त रखा जाता है ताकि कोई भी डेमन वहां हमला ना कर सके। इसलिए वहां जाने का रास्ता बहुत कठिन है। एक आकुशी गाइड आती है और तंजीरो की आंखों पर पट्टी बांध देती है, साथ ही उसके कानों में नॉइज कैंसलिंग प्लग लगा देती है। वह तंजीरो की नाक में भी प्लग लगा देती है, क्योंकि सबको पता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति कितनी तीव्र है। वह तंजीरो को अपनी पीठ पर उठाती है और वहां से चल पड़ती है। तंजीरो हमें बताता है कि यह यात्रा बहुत ही अनोखे तरीके से पूरी होती है।
थोड़े से डिस्टेंस के बाद उसे दूसरी आकुशी को ट्रांसफर कर दिया जाता था और ऐसा बार बार होता था। यहाँ तक कि रास्ता बताने वाले कासुगाई कौवे भी बार बार चेंज होते रहते थे। इस व्यवस्था के कारण कोई भी एक सिंगल पर्सन उस विलेज का पूरा रास्ता नहीं जान सकता था। तंजीरो सोचता है कि हमारे मास्टर सच में कितने बुद्धिमान और कमाल के हैं। अंत में तंजीरो की आंखों से पट्टी हटाई जाती है और उसके सामने बेहद खूबसूरत और पहाड़ों के बीच छुपा हुआ स्वॉर्ड स्मिथ विलेज होता है। वहां का हर निवासी एक विशेष मास्क पहने हुए था। गाइड कहती है, इस स्ट्रीट के अंत में जाकर तुम्हें विलेज चीफ का घर मिलेगा। तुम्हें सबसे पहले उनसे मिलना है। अब मैं आपसे विदा लूंगी। तंजीरो उसे थैंक यू कहता है। तंजीरो मुख्य भवन में पहुंचता है और विलेज चीफ तेचिकावाहारा से मिलता है। तेचिन एक बहुत ही छोटे कद के व्यक्ति थे जिन्होंने एक बड़ा मास्क पहना हुआ था। वे कहते हैं, स्वागत है युवा यात्री। मैं इस विलेज का चीफ और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन हूं। मुझे उचित सम्मान दो। तंजीरो अपना सिर झुकाकर अपना नाम बताता है। चीफ खुश होकर कहते हैं, कितना अच्छा बच्चा है। लो, यह स्वादिष्ट मिठाई खा लो। जब तंजीरो मिठाई खाने लगता है तो चीफ बताते हैं, हाँ गानेजुका इस समय मिसिंग है और जब तक हम उसे ढूंढ रहे हैं तब तक तुम यहीं रुको। तंजीरो क्षमा मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना। मेरी गलती है कि तलवार इतनी आसानी से टूट गई। चीफ हाथ हिलाकर कहते हैं, नहीं, तुम गलत हो। यह उसकी गलती है कि उसने इतनी बेकार और कमजोर तलवार बनाई। अगर तुम्हारे ठीक होने तक वह वापस नहीं आया तो मैं किसी और को तुम्हारी नई तलवार बनाने का जिम्मा सौंप दूंगा। इसके बाद एक आदमी तंजीरो को पहाड़ों के ऊपर मौजूद प्रसिद्ध गर्म पानी के झरने हॉट स्प्रिंग की तरफ ले जाता है, जो किसी भी घाव या थकान को पूरी तरह ठीक कर सकता है। रास्ते में तंजीरो स्वॉर्डस्मिथ्स को मेहनत से तलवारें बनाते हुए देखता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। झरने के पास पहुंचते ही तंजीरो को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी थी। वे रोती हुई पहाड़ों से नीचे भाग कर आ रही थी। वे चीखते हुए कहती हैं, तंजीरो, मेरी बात सुनो। अभी अभी किसी ने मुझे पूरी तरह इग्नोर किया है। मैंने उसे कितने प्यार से हेलो कहा और वह सीधा चला गया। यह कितना बेकार है। झरने में स्नान करने के बाद मेरा जो अच्छा मूड बना था वह अब पूरी तरह कैंसिल हो गया है। तंजीरो पूछता है कि किसने ऐसा किया, पर वे उसे नहीं जानती थी। तंजीरो उनका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि विलेज में बहुत जल्द भोजन मिलने वाला है और उसमें हमें मशरूम वाले राइस मिलेंगे। यह सुनते ही मित्सुरी का मूड तुरंत बदल जाता है और वे खुशी से नाचने गाने लगती हैं। तंजीरो जब झरने के पानी में उतरता है तो उसे वहां एक और लड़का दिखाई देता है। वह उसे तुरंत पहचान जाता है। यह वही गुस्से वाला लड़का था जो उसे फाइनल सिलेक्शन के टेस्ट में मिला था, जिसका नाम गन्या शिनाजुगावा था। तंजीरो पानी में कूदकर खुशी से कहता है, हे, तुम यहाँ हो। तुम कैसे हो? क्योंकि हम दोनों एक ही कॉर्प्स में हैं, तो हम एक तरह से भाई बहन जैसे ही हुए ना। गन्या उसे अत्यंत गुस्से से देखता है और चिल्लाता है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूं, मुझसे दूर रहो। वह तंजीरो पर तेजी से पानी फेंकता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। रात के भोजन के समय मित्सुरी तंजीरो के साथ बैठती हैं। वे बहुत सारा खाना खाते हुए बताती हैं, गन्या वास्तव में विंड हशीरा सनेमी शिनाजुगावा का छोटा भाई है, पर पता नहीं क्यों वे दोनों भाई एक साथ नहीं रहते और गन्या ने विलेजर्स का दिया हुआ खाना भी नहीं खाया। वह अपना भोजन स्वयं लाया है। तंजीरो मित्सुरी से पूछता है कि आपने डेमन स्लेयर कॉर्प्स क्यों ज्वाइन किया था। मित्सुरी बहुत शर्माते हुए कहती हैं, यह थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, पर मैंने अपने लिए एक जेंटलमैन ढूंढने के लिए इसे ज्वाइन किया है, क्योंकि हर लड़की को अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन पसंद आता है ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके, पर सामान्य रूप से ऐसा कोई मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं हशीरा बन गई। तभी एक आकुशी आकर बताती है कि लेडी मित्सुरी, आपकी तलवार की फाइनल एडजस्टमेंट हो चुकी है और आपको आधी रात को यहाँ से निकलना होगा। मित्सुरी जाने से पहले नेजुको को गले लगाती हैं और तंजीरो से कहती हैं, तंजीरो, तुमने एक अपर रैंक को हराया है और तुम जिंदा भी बचे हो। यह एक्सपीरियंस 10 साल की कठिन ट्रेनिंग के बराबर है। तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं हमेशा कमाडो भाई बहन का साथ दूंगी। जाने से ठीक पहले वे तंजीरो के कान में एक बहुत बड़ी बात बताती हैं।
यहाँ के लोगों का कहना है कि इस फॉरेस्ट में एक सीक्रेट वेपन, गुप्त हथियार छुपा हुआ है जो तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तुम उसे ढूंढने का प्रयास अवश्य करना। अगली सुबह तंजीरो उस सीक्रेट वेपन को खोजने के लिए घने जंगल की तरफ चला जाता है। झरने के सल्फर की गंध के कारण उसकी सूंघने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हो रही थी, फिर भी वह आगे बढ़ता है। अचानक उसे आगे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक बड़े वृक्ष के पीछे छुप जाता है और पत्तियों के बीच से देखता है। वह देखता है कि एक छोटा विलेज का बालक रो रहा है और किसी चीज को देने से मना कर रहा है। उसके ठीक सामने मिस्ट हशीरा मुइचिरो तोकितो उपस्थित था। तोकितो का चेहरा बिल्कुल शांत और भावहीन था। वह उस बालक से अत्यंत रूखे स्वर में कहता है, मुझे वह चाबी तुरंत दे दो, मेरे पास तुम्हारे साथ नष्ट करने के लिए समय नहीं है। वह छोटा बालक उस चाबी को अपने सीने से मजबूती से थामे हुए रोए जा रहा था और उसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तंजीरो यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह चाबी किस चीज की है और एक हशीरा उस छोटे बच्चे के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहा है। तो उसे लगता है कि शायद यह उनका निजी मामला है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। मुइचिरो बिना कोई चेतावनी दिए कोतेत्सु को एक ही झटके में बेहोश कर देता है। यह देखकर तंजीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत दौड़कर मुइचिरो को रोकने पहुंचता है और उसका हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पूरी ताकत लगाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह मुइचिरो का हाथ 1 इंच भी नहीं हिला पाता। तंजीरो मन ही मन सोचता है, यह कैसे हो सकता है? यह ना तो मुझसे बड़ा दिखता है और ना ही भारी, फिर इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? अगले ही पल मुइचिरो तंजीरो के पेट में जोरदार मुक्का मार देता है। तंजीरो दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। मुइचिरो ठंडे स्वर में कहता है, तुम बहुत कमजोर हो और मुझे तुम्हारे बॉक्स से डेमन की गंध आ रही है, इसलिए इसे दोबारा छूने की कोशिश मत करना। इतने में कोतेत्सु दोबारा उठता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें यह चाबी कभी नहीं दूंगा। अगर डॉल एक बार और टूटी तो इसे फिर कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। लेकिन मुइचिरो बिना किसी भावना के जवाब देता है, अगर यह टूट जाएगी तो दूसरी बना लेंगे। जब तक तुम इस डॉल की चिंता करते रहोगे तब तक न जाने कितने लोग डेमन के हाथों मारे जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर तंजीरो गुस्से में खड़ा हो जाता है। वह कहता है, तुम गलत हो। तलवार बनाने वाले लोग भी उतने ही जरूरी हैं जितने तलवार चलाने वाले। अगर वे हमारे लिए तलवारें नहीं बनाएंगे तो हम किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुइचिरो के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय नहीं है। और अगले ही पल धड़ाम, तंजीरो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब तंजीरो की आंख खुलती है तो मुइचिरो वहां से जा चुका होता है। कोतेत्सु उदास बैठा होता है। वह तंजीरो को बताता है कि मुइचिरो योरिइची टाइप 0 नाम की मैकेनिकल डॉल अपने साथ ले गया है। तंजीरो हैरान होकर पूछता है, आखिर ये डॉल इतनी खास क्यों है? कोतेत्सु बताता है कि यह कोई साधारण डॉल नहीं है। यह लगभग 300 साल पुरानी है और इसके अंदर 108 अलग अलग तलवारबाजी के मूव्स मौजूद हैं। इस डॉल को उस महान तलवारबाज की चाल के आधार पर बनाया गया था जिसने कभी मुजान को मौत के सबसे करीब पहुंचा दिया था। इतना सुनते ही तंजीरो पूरी तरह चौंक जाता है। तभी जंगल के अंदर से तलवारों के टकराने की तेज आवाजें सुनाई देती है। दोनों बिना समय गंवाए उस दिशा में भागते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि मुइचिरो उसी डॉल के साथ बिजली जैसी स्पीड में लड़ रहा है। कोतेत्सु बताता है कि इस डॉल का नाम योरिइची टाइप 0 है। इसके 6 हाथ इसलिए बनाए गए थे ताकि यह असली योरिइची की तेज तलवारबाजी की नकल कर सके। तंजीरो जैसे ही उस डॉल का चेहरा देखता है, वह अचानक वहीं रुक जाता है। उसे वही चेहरा अपने सपनों में दिखाई दिया था। और यहीं से कहानी एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ती है जो तंजीरो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुइचिरो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वहां से चला जाता है। जाते जाते वह डॉल की एक तलवार भी अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद कोतेत्सु तुरंत डॉल के पास पहुंचता है।
उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। उसे लगता है कि शायद अब यह डॉल हमेशा के लिए खराब हो चुकी होगी। वह कांपते हाथों से चाबी निकालकर डॉल में लगाता है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर अचानक टक 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 डॉल दोबारा चलने लगती है। यह देखकर तंजीरो और कोतेत्सु दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी कोतेत्सु तंजीरो की तरफ देखता है और कहता है, अब से तुम्हारी ट्रेनिंग इसी डॉल के साथ होगी, और जब तक तुम मिस हशीरा से भी ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाते, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तंजीरो के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से शुरू होती है उसकी अब तक की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। पहले ही दिन योरीची टाइप 0 इतनी तेजी से हमला करती है कि तंजीरो को समझ ही नहीं आता कि वार कहां से आया। कुछ ही सेकंड में वह कई बार जमीन पर गिर चुका होता है, लेकिन कोतेत्सु को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वह लगातार उसकी गलतियां निकालता रहता है। वह कहता है, तुम्हारे मूवमेंट बिल्कुल बेकार हैं, तुम्हें अभी तक फाइटिंग के बेसिक्स भी नहीं आते। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तंजीरो शर्मिंदा तो होता है, लेकिन हार नहीं मानता। हर बार गिरने के बाद वह फिर से उठ जाता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग और भी ज्यादा कठिन होती जाती है। कोतेत्सु तंजीरो को खाना भी तभी देता है जब वह उसकी बताई हुई चीज सही तरीके से कर पाता है। कई दिनों तक बिना आराम, बिना ठीक से खाना खाए और लगातार लड़ते लड़ते तंजीरो का शरीर पूरी तरह जवाब देने लगता है। बारिश का पानी ही उसकी प्यास बुझा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह हार नहीं मानता। आखिरकार एक दिन थकावट और भूख की वजह से तंजीरो बेहोश होकर गिर जाता है। उसी दौरान उसे एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। उसे महसूस होता है कि वह किसी गहरी नदी के अंदर डूब रहा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, लेकिन तभी उसे पानी के अंदर एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। उसी समय उसे एक नई तरह की स्मेल महसूस होती है। यह गंध उसकी पुरानी ओपनिंग थ्रेड से बिल्कुल अलग थी। पहले वह केवल दुश्मन के वार को देख पाता था, लेकिन अब उसे वार होने से पहले ही उसकी दिशा महसूस होने लगी थी। जब तंजीरो की आंख खुलती है तो वह तुरंत फिर से डॉल के सामने खड़ा हो जाता है। इस बार सब कुछ अलग था। अब वह डॉल के हर मूवमेंट को पहले से महसूस कर पा रहा था। जहां पहले वह हर वार खा जाता था, अब वह आसानी से बचने लगा। कोतेत्सु भी यह देखकर हैरान रह जाता है। तंजीरो लगातार डॉल के चारों तरफ घूमते हुए उसकी चाल को पढ़ने लगता है। अब उसकी सूंघने की शक्ति पहले से कई गुना तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे सही मौका मिल जाता है। वह पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार उठाता है और एक जबरदस्त वार करता है। धड़ाम! योरीची टाइप 0 दो हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर जाती है। कोतेत्सु घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टूटी हुई डॉल के अंदर से एक 300 साल पुरानी असली तलवार बाहर निकल आती है। तंजीरो और कोतेत्सु दोनों हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। आखिर इतनी पुरानी तलवार इस डॉल के अंदर क्यों छिपाई गई थी? क्या यह उसी महान तलवारबाज योरीची की तलवार है? और क्या यही तलवार तंजीरो की किस्मत बदलने वाली है? जहां तंजीरो और कोतेत्सु उस रहस्यमयी तलवार को देखकर हैरान रह जाते हैं। कोतेत्सु खुशी से कहता है, तंजीरो, तुम्हारे पास अभी अपनी तलवार नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें यही तलवार रख लेनी चाहिए। लेकिन तंजीरो तुरंत मना कर देता है। उसका कहना था कि यह तलवार उसकी नहीं है। कोतेत्सु बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तंजीरो फिर भी तैयार नहीं होता। आखिर में कोतेत्सु कहता है, कम से कम इसे एक बार निकाल कर तो देख लो। तंजीरो जैसे ही तलवार को म्यान से बाहर निकालता है, दोनों की खुशी पल भर में गायब हो जाती है, क्योंकि पूरी तलवार पर बुरी तरह जंग लगी हुई थी। उसे देखकर कोतेत्सु उदास होकर कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी उम्मीदें बेवजह बढ़ा दी। तंजीरो मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि हमने इसे ढूंढ लिया। तभी जंगल की तरफ से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। दोनों घबराकर पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि सामने हगानेजुका खड़ा है। तंजीरो खुशी से कहता है, हगानेजुका सान, आप कहां थे?
मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। लेकिन हगानेजुका किसी बात का जवाब नहीं देता। उसकी नजर सिर्फ उस तलवार पर थी। वह तुरंत तलवार छीनने की कोशिश करता है। तभी कानामोरी बीच में आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, जरा शांत हो जाइए। फिर वह तंजीरो को बताता है कि हगानेजुका पिछले कई दिनों से पहाड़ों में छिपकर सिर्फ उसके लिए एक बेहतरीन तलवार बनाने की ट्रेनिंग कर रहे थे। यह सुनकर तंजीरो भावुक हो जाता है। कानामोरी मुस्कुराकर कहता है, तुम हमेशा इनकी बनाई हुई तलवारों पर भरोसा करते हो। शायद यही वजह है कि ये तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ देर बाद हागनेजुका शांत होता है और कहता है, ये पुरानी तलवार मुझे दे दो। मैं इसे पॉलिश करके इसकी असली पहचान वापस लाऊंगा। इसके बदले वह तंजीरो को नई निचिरीन स्वॉर्ड दे देता है और पुरानी तलवार अपने साथ ले जाता है। अगले दिन तंजीरो जेनिया से मिलने जाता है। वह दोस्ती करने की कोशिश करते हुए उसे एक कुकी देता है, लेकिन जेनिया गुस्से में उसे फेंक देता है। तंजीरो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा एक दांत हॉट स्प्रिंग में टूट गया था ना, देखो मैंने अभी तक संभाल कर रखा है। जेनिया हैरान रह जाता है, फिर गुस्से में तंजीरो को कमरे से बाहर फेंक देता है। उधर तंजीरो नेजुको के बाल बना रहा होता है और कहता है, लगता है जेनिया बहुत अकेला है, मैं उससे दोस्ती करके रहूंगा। रात गहराने लगती है। पूरा सोर्डस्मिथ विलेज शांत दिखाई देता है, लेकिन उसी समय एक सोर्डस्मिथ नहाकर वापस लौट रहा होता है। तभी उसके सामने अचानक एक रहस्यमयी वेज दिखाई देता है। वह जैसे ही उसके पास जाता है, अपर रैंक 5 ग्योको उस वाज से बाहर निकलता है और एक ही पल में सोर्डस्मिथ को अंदर खींच लेता है। कुछ सेकंड बाद उसका खून से लथपथ शरीर बाहर फेंक दिया जाता है। ग्योको मुस्कुराकर कहता है, इन स्वॉर्डस्मिथ्स का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मैं पूरे विलेज को खत्म कर दूं तो डीमन स्लेयर्स अपने आप कमजोर हो जाएंगे। उसी समय अपर रैंक 4 हंटेंगो भी विलेज में पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक था, पूरे सोर्डस्मिथ विलेज का विनाश। उधर जेनिया अपने सोर्डस्मिथ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी दूसरी तरफ मुइचिरो तोकितो तांजीरो से पूछता है, क्या तुम कानामोरी को जानते हो? तंजीरो हैरान होकर कहता है, हाँ, लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? मुइचिरो जवाब देता है, अब वही मेरे नए स्वॉर्डस्मिथ हैं। तंजीरो मुस्कुराते हुए कहता है, तो चलिए हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। लेकिन तभी मुइचिरो एक ऐसी बात कह देता है जो तंजीरो को सोचने पर मजबूर कर देती है। वह कहता है, तुम हर समय दूसरों की इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें अपने बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती? तंजीरो मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर मैं दूसरों के लिए अच्छा करूंगा तो एक दिन मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। यह बात सुनकर मुइचिरो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे उसे कोई पुरानी याद आ गई हो। इसी बीच निजुको भी जाग जाती है और तभी अचानक तंजीरो को हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होती है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है। अगले ही पल कमरे के अंदर एक कमजोर और कांपता हुआ बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। पहली नजर में वह बिल्कुल बेबस लग रहा था, लेकिन उसकी स्मेल कुछ और ही कहानी बता रही थी। तंजीरो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह मन ही मन सोचता है, यह डीमन है और इसकी मौजूदगी किसी साधारण डीमन जैसी नहीं, बल्कि अपर रैंक जैसी है। मुइचिरो बिना एक सेकंड गंवाए अपनी तलवार निकालता है। मिस्ट ब्रीदिंग, 4th फॉर्म, बिजली जैसी रफ्तार से उसका वार सीधे उस डीमन की गर्दन पर पड़ता है और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन जो अगले ही पल हुआ, उसे देखकर तंजीरो के भी होश उड़ जाते हैं। कटा हुआ सिर जमीन पर गिरने के बजाय उसमें से एक नया डीमन बाहर निकल आता है और उसी समय धड़ से भी एक दूसरी बॉडी बन जाती है। अब वहां एक नहीं, 2 अपर रैंक डीमंस खड़े थे। एक जोर जोर से हंस रहा था, जबकि दूसरा गुस्से से कांप रहा था। तंजीरो तुरंत समझ जाता है कि इनका सिर काटने से कुछ नहीं होगा। तभी नेजुको भी अपने डीमन फॉर्म में आकर लड़ाई में कूद पड़ती है। तंजीरो जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है, नेजुको, ज्यादा देर तक इस फॉर्म में मत रहना, नहीं तो तुम अपने आप पर कंट्रोल खो दोगी। लेकिन लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। गुस्से वाला डीमन अपनी स्टाफ से हमला करता है।
और अगले ही पल एक भयानक साउंड वेव पूरे कमरे में फैल जाती है, इतनी ताकतवर कि तंजीरो और मुइचिरो दोनों दूर जाकर टकरा जाते हैं। नेजुको किसी तरह तंजीरो को बचा ले जाता है। तंजीरो समझ जाता है इन सभी क्लोन्स की अपनी अपनी अलग अलग शक्ति है। उसी समय जेनिया शिनाजुगावा की बिना कुछ बोले वह अपनी खास निचरिन गन निकालता है और लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। धड़ाम 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 दोनों डीमंस के सिर फिर से उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में दोनों दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तंजीरो चिल्लाता है, जेनिया रुक जाओ, ये लोग जितनी बार मरेंगे उतनी बार और ज्यादा खतरनाक बनते जाएंगे। अब तक 2 डीमंस 4 अलग अलग डीमंस में बदल चुके थे। तंजीरो सोचता है इनका सिर इनकी कमजोरी नहीं है, इनका कोई और वीक पॉइंट जरूर होगा। इसी बीच उड़ने वाला डीमन तंजीरो को पकड़कर आसमान में ले जाता है। तंजीरो नीचे पूरे स्वॉर्डस्मिथ विलेज को खतरे में देखता है। वह समझ जाता है अगर इन अपर रैंक डीमंस को अभी नहीं रोका गया तो पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मुइचिरो विलेज के अंदर दौड़ रहा होता है। रास्ते में उसे एक स्वॉर्डस्मिथ डीमन से भागता हुआ दिखाई देता है। पहले तो मुइचिरो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसे तंजीरो की बात याद आती है। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो एक दिन हमारे साथ भी अच्छा होगा। बस यही बात मुइचिरो का फैसला बदल देती है। वह तुरंत वापस मुड़ता है और एक ही वार में डीमन को काटकर स्वॉर्डस्मिथ की जान बचा लेता है। यही पहली बार मुइचिरो के अंदर इंसानियत की झलक दिखाई देती है। और मुइचिरो तोकितो उस फिश डीमन का सिर काट देता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वह भी हैरान रह जाता है। डीमन कुछ ही सेकंड में अपने कटे हुए शरीर को फिर से रिजेनरेट कर लेता है। मुइचिरो तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण डीमन नहीं है। वह सोचता है अगर यह बार बार जिंदा हो रहा है तो इसका असली वीक पॉइंट कहीं और होगा। बिना समय गंवाए मुइचिरो फिर से हमला करता है और इस बार वह डीमन के पीछे बने रहस्यमयी पॉट को काट देता है। जैसे ही पॉट टूटता है वह फिश डीमन वहीं खत्म हो जाता है। मुइचिरो समझ जाता है कि यह डीमन अपनी ताकत ब्लड डीमन आर्ट की मदद से उस पॉट से हासिल कर रहा था। उधर स्वॉर्डस्मिथ कोटेत्सु डर के मारे कांप रहा होता है। वह मुइचिरो से कहता है, मुझे लगा था मैं आज मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहले बहुत बुरा भला कहा था। लेकिन मुइचिरो उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी कोतेत्सु रोते हुए कहता है, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो पूरे विलेज की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह सुनते ही मुइचिरो को मास्टर कागाया उबुयाशिकी की बातें याद आने लगती हैं। मास्टर ने कहा था, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। चाहे तुम्हारी यादें खो जाएं, एक दिन सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यह बात मुइचिरो के दिल को छू जाती है। वह कोतेत्सु को अपने कंधे पर उठाता है और विलेज की तरफ दौड़ पड़ता है। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जितने लोगों को बचाया जा सके बचाना। इधर दूसरी तरफ तंजीरो की लड़ाई अपर रैंक 4 के क्लोन्स से जारी थी। कराकू लगातार हवा के खतरनाक झोंकों से तंजीरो को पीछे धकेल रहा था। तंजीरो बार बार उठकर हमला करता, लेकिन हर बार उसे पीछे फेंक दिया जाता। उधर नेजुको अकेले सेकिडो का सामना कर रही थी। सेकिडो गुस्से में अपनी बिजली वाली स्टाफ घुमाता है और कहता है, अब तुम्हारा अंत तय है। अचानक बिजली की भयानक लहर नेजुको की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसी समय नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है। उसकी गुलाबी आग बिजली से टकराती है और पूरा मैदान रोशनी से भर जाता है। इसी बीच जेनिया भी लड़ाई में डटा हुआ था। उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें लग चुकी थीं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी निचरीन गन निकालता है और लगातार डीमंस पर गोलियां बरसाने लगता है। सेकिडो हंसते हुए कहता है, तुम इंसानों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम बार बार उठते जरूर हो, लेकिन आखिर में मर ही जाते हो। जेनिया मुस्कुराता है और जवाब देता है, मेरा नाम जेनिया शिनजुगावा है और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हें खत्म नहीं कर देता। यहीं से लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है।
इधर तंजीरो समझ चुका था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो नेजुको और जेनिया दोनों मारे जाएंगे। लेकिन उसके सामने कराकू बार बार अपने पंखों से हवा के भयानक झोंके छोड़ रहा था। हर हमला तंजीरो को कई मीटर दूर फेंक देता था। तंजीरो सोचता है, अगर मैं इसे ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं कभी भी नेजुको तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे इसकी उड़ने की ताकत का ही इस्तेमाल इसके खिलाफ करना होगा। जैसे ही कराकू फिर से हमला करता है, तंजीरो आखिरी पल में उसके अटैक को डॉज कर देता है और सीधे उसके मुंह में अपनी निचरीन स्वॉर्ड घुसा देता है। अब कराकू खुद तंजीरो को लेकर हवा में उड़ने लगता है। यही मौका था। तंजीरो पूरे रास्ते उसकी उड़ान की दिशा और स्पीड को महसूस करता रहता है। वह समझ जाता है कि अगर सही समय पर वार किया जाए तो वह सीधे नेजुको के पास पहुंच सकता है। उधर नेजुको अभी भी सेकिडो की बिजली का सामना कर रही थी। सेकिडो अपनी स्टाफ से लगातार लाइटनिंग छोड़ रहा था, जिससे नेजुको का पूरा शरीर घायल हो चुका था। इसी बीच जेनिया भी दोबारा खड़ा हो जाता है। उसके शरीर में कई छेद हो चुके थे, लेकिन वह फिर भी अपनी निचरीन गन उठाकर डीमंस पर गोलियां चलाता रहता है। सेकिडो हैरान होकर कहता है, यह इंसान आखिर मर क्यों नहीं रहा? जेनिया मुस्कुराकर जवाब देता है, जब तक तुम जिंदा हो मैं भी नहीं मरूंगा। तभी कराकू तंजीरो को लेकर उसी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है जहां नेजुको और जेनिया लड़ रहे थे। तंजीरो तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर कराकू के जबड़े पर वार करता है। उसका अटैक इतना तेज होता है कि डीमन की रीजनरेशन कुछ समय के लिए धीमी पड़ जाती है। उसी पल तंजीरो तेजी से नीचे कूदता है और नेजुको के शरीर में फंसी हुई सेकिडो की स्टाफ को बाहर निकाल देता है। जैसे ही स्टाफ बाहर निकलती है, नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है। उसकी गुलाबी आग स्टाफ को पूरी तरह जला देती है। सेकिडो पहली बार दर्द से चीख उठता है, लेकिन तभी तीसरा क्लोन एजेट्सु भी वहां पहुंच जाता है और अपनी भाला जैसी स्पीयर से तंजीरो और नेजुको दोनों पर हमला कर देता है। तीनों डीमंस अब एक साथ हमला करने लगते हैं। पूरा बैटलफील्ड तबाही में बदल चुका था। दूसरी तरफ पूरे स्वॉर्डस्मिथ विलेज में भी अफरा तफरी मच चुकी थी। ग्योको के फिश डीमंस हर तरफ हमला कर रहे थे। स्वॉर्डस्मिथ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जबकि कुछ लोग दूसरों की जान बचाने में लगे हुए थे। इसी समय हमें लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी की एंट्री दिखाई देती है। वह तेजी से विलेज की तरफ दौड़ रही होती है। उसका क्रो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो, स्वॉर्डस्मिथ विलेज खतरे में है। अपर रैंक डीमंस हमला कर चुके हैं। मित्सुरी बिना एक पल रुके पूरी स्पीड से विलेज की तरफ बढ़ जाती है। वह सोचती है, शुक्र है मेरा मिशन इसी विलेज के पास था। अभी भी समय है। मुझे हर हाल में सभी लोगों की जान बचानी होगी। अब एक तरफ तंजीरो, नेजुको और गेनिया 3 अपर रैंक क्लोन्स से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ मुइचिरो पूरे विलेज को बचाने में लगा था। और अब लव हाशिरा भी बैटलफील्ड में पहुंचने वाली थी। यानी असली जंग अब शुरू होने वाली थी। मिस्टर हशीरा, मुइचिरो तोकितो और छोटा कोतेत्सु घने जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें कानामोरी दिखाई देता है, जो खुद को एक फिश डीमन से बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था। मुइचिरो हवा की रफ्तार से आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। पेड़ से नीचे उतरकर कानामोरी कहता है, थैंक यू वेरी मच मुइचिरो। कोतेत्सु, तुम भी जिंदा हो? मुझे तो लगा था तुम दोनों मारे जा चुके होगे। मुइचिरो तुरंत पूछता है, क्या मेरी नई तलवार तैयार है? मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। कहाँ हूँ? कानामोरी जवाब देता है, हाँ बिल्कुल तैयार है। तंजीरो ने मुझसे खास तौर पर आपके लिए तलवार बनाने को कहा था, ताकि मैं आपकी फाइटिंग स्टाइल को समझ सकूं। तभी कोतेत्सु घबराकर चिल्लाता है, रुक जाइए, हमें सबसे पहले हगाने झुका के पास जाना चाहिए, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। कानामोरी कहते हैं, चलो मैं तुम दोनों को वहीं ले चलता हूँ। मुझे विलेज की बहुत फिक्र हो रही है। हमें आपके जैसे हशीरा की सख्त जरूरत है, ताकि आप वह स्वॉर्ड लेकर दूसरों की मदद कर सकें। वो देखो, सामने वह वर्कशॉप वाला घर है जहां हगाने झुका काम कर रहे हैं। शुक्र है अभी तक यहाँ हमला नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वे उस घर के करीब पहुंचते हैं, अपर रैंक 5 का डीमन ग्योको अचानक अपने मटके से बाहर निकलता है और मुइचिरो को घूरते हुए कहता है,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया। तुम एक हशीरा हो ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है या ये विलेज। दूसरी तरफ पूरे स्वॉर्डस्मिथ विलेज में भारी अफरा तफरी मची हुई थी। सभी विलेजर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, सारी तलवारें इकट्ठी कर लो जो हशीरा के काम आ सकती हैं और विलेज चीफ की सेफ्टी बढ़ा दो। डीमंस के पुतले मासूम लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। तभी मैदान में लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी की धमाकेदार एंट्री होती है। वह अपनी लहराती हुई अनोखी तलवार से पलक झपकते ही उस राक्षस को काट देती है और मासूमियत से पूछती है, क्या मैं आने में थोड़ी लेट हो गई? यहाँ सब ठीक तो है ना? है ना? वहां खड़ा एक विलेजर उसकी क्यूटनेस को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, लव हशीरा, प्लीज जाकर हमारे विलेज चीफ को बचाइए। उधर विलेज के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़े डीमन ने विलेज चीफ को जकड़ा हुआ था। चीफ का एक साथी बुरी तरह घायल होकर सोचता है, जो गार्ड यहां था वह तो मारा गया। अब मैं अपने चीफ को, जो इस विलेज के सबसे कीमती इंसान है, मरने नहीं दे सकता। लेकिन यह डीमन बहुत बड़ा है और मेरी तलवार इस पर काम नहीं कर रही। तभी मित्सुरी वहां पहुंचती है और उस घायल पर्सन को संभालते हुए कहती है, तुम यहीं रहो, तुम्हें और चोट खाने की जरूरत नहीं है। वह विलेजर उसकी अजीब तलवार को देखकर हैरान रह जाता है। मित्सुरी गुस्से में डीमन की तरफ देखती है और कहती है, मेरा दिल उनके लिए बिल्कुल नहीं धड़कता जो मासूमों को हर्ट करते हैं। चीफ की मन ही मन सोचता है, मैं इस तबाही में भी खुश हूं क्योंकि मुझे इतनी क्यूट लड़की ने हक किया है। तभी दूसरा घायल चिल्लाता है, प्लीज मेरा भी हाथ पकड़ लो। चीफ चिढ़कर कहते हैं, चुप रहो, इस समय हशीरा को डिस्ट्रैक्ट मत करो। इधर असली बैटलफील्ड में तंजीरो होश में आता है और सोचता है, आखिरकार यह कैसी भयानक स्मेल है। उड़ने वाला डीमन ओरोगी उसे पंजों में दबोचे हुए कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, और वह अपनी पावरफुल साउंड वेव से तंजीरो को जमीन पर गिरा देता है। तंजीरो सोचता है, ओह, मैं तो पिछले अटैक की वजह से बेहोश हो गया था। तभी ओरोगी फिर हमला करने बढ़ता है, पर तंजीरो वहां से भाग निकलता है। सेकिडो गुस्से में चिल्लाता है, इस लड़के ने परेशान कर दिया है, काराकू, इस पूरी जगह को उड़ा दो। तंजीरो सोचता है, मुझे ऐसा हमला करना होगा जिसके बाद इन्हें रीजनरेट करने में टाइम लगे। पर तभी काराकू अपने पंखे से हवा का भयानक बवंडर छोड़ता है और तंजीरो नेजुको दोनों बिल्डिंग से बाहर जा गिरते हैं। नेजुको गिरते हुए तंजीरो की तलवार को कसकर पकड़ लेती है। काराकू हंसते हुए कहता है, अब उनके पास छिपने की जगह नहीं बची है। तंजीरो चिल्लाता है, नेजुको, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्लीज तलवार छोड़ दो वरना तुम्हारी उंगलियां कट जाएंगी। सेकिडो सोचता है, एक बार यह धूल हट जाए फिर इन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन नेजुको उस तलवार को नहीं छोड़ रही होती। सीन वापस मुइचिरो और ग्योक्को की तरफ शिफ्ट होता है। ग्योक्को कहता है, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें मारने से पहले कुछ बात कर सकता हूँ। कानामोरी और कोतेत्सु मुइचिरो के पीछे छिप जाते हैं। ग्योक्को चिढ़कर कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे क्या कर रहे हो? कानामोरी चिल्लाता है, क्योंकि हम खुद आपको नहीं बचा सकते। ग्योक्को हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम तीनों को अपनी सबसे खूबसूरत कलाकृति दिखाना चाहता हूँ। स्वॉर्डस्मिथ्स एग्नी ऑफ डेथ, तलवारबाजों की मौत का दर्द। ग्योक्को अपने मटके से 5 मरे हुए स्वॉर्डस्मिथ्स की लाशों से बना एक अजीब ढांचे को बाहर निकालता है। यह देखकर कानामोरी और कोतेत्सु रोने लगते हैं। ग्योक्को गर्व से कहता है, इस मास्टरपीस के लिए मैंने 5 स्वॉर्डस्मिथ्स का यूज किया है। मैंने इनके मांस को आधा इसलिए छोड़ दिया है ताकि मैं इस आर्ट में इमोशनलनेस दिखा सकूं। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि अगर मैं इस तलवार को घुमाऊंगा, जैसे ही वह तलवार घुमाता है, उन लाशों के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। ग्योक्को कहता है, यह उन लोगों का असली दर्द दर्शाता है। मुइचिरो की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह सीधे ग्योक्को पर हमला कर देता है। ग्योक्को तुरंत दूसरे मटके में गायब होते हुए कहता है, मैंने अभी एक्सप्लेन करना फिनिश नहीं किया है। मुइचिरो सोचता है, अच्छा तो यह इन मटकों के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। वह मटके को काट देता है पर सोचता है, यह फिर भाग गया, यह बहुत तेज है। ग्योक्को दूसरे मटके से निकलकर चिल्लाता है, तुम्हारी मेरे मटके को काटने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरी कला है। तभी ग्योक्को जहरीली सुइयों की बौछार कर देता है। मुइचिरो तो बच जाता है,
लेकिन कुछ डेमन्स कोतेत्सु और कानामोरी पर हमला करते हैं। मुइचिरो बीच में आकर अपनी पीठ पर उन सुइयों को झेल लेता है और कहता है, तुम दोनों कहीं जाकर छुप जाओ। ग्योक्को हंसते हुए कहता है, तुम इन सुइयों के साथ बहुत बेकार लग रहे हो। तुम लोग दूसरों की जान बचाते हो और खुद बेकार सी जगह पर मर जाते हो। तुम्हारी लाइफ बिल्कुल यूजलेस है। ग्योक्को की यह बात सुनते ही मुइचिरो के दिमाग में एक धुंधली सी मेमोरी फ्लैश होती है। उसे किसी का चेहरा याद आता है और वह सोचता है, आखिरकार ये कौन था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पहले भी ये बातें किसी ने कही हैं। तभी ग्योक्को कहता है, तुम्हारा आर्ट बनाने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। मुइचिरो कहता है, चुप कर जाओ, तुम्हारी बातें बेकार हैं। और वह ग्योक्को के गले पर वार करता है। लेकिन ग्योक्को अपनी ब्लड डेमन आर्ट का इस्तेमाल करके पानी का एक बहुत बड़ा बुलबुला निकालता है और मुइचिरो को उसमें कैद कर लेता है। वह कहता है, ब्लड डेमन आर्ट, वाटर प्रिज्म पॉट, इस पानी ने तुम्हारी ब्रीडिंग टेक्निक को रोक दिया। इस विलेज के खत्म होते ही डेमन स्लेयर्स पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे। अब सीन वापस तंजीरो और नेजुको की तरफ आता है। तभी नेजुको अपने हाथ से खून निकालकर तंजीरो की तलवार पर लगा देती है। देखते ही देखते नेजुको के खून की वजह से तंजीरो की तलवार में भयानक आग लग जाती है और वह एक चमकदार रेड स्वॉर्ड में बदल जाती है। तंजीरो सोचता है, मेरी ब्लैक स्वॉर्ड रेड स्वॉर्ड में बदल रही है। इसका नाम है एक्सप्लोडेबल ब्लड। उसी पल तंजीरो के दिमाग में उसके पूर्वजों की एक याद ताजा होती है, जहां एक लड़की एक मिस्टर समुराई से कह रही होती है, जब आप लड़ते हैं तब आपकी तलवार रेड कला में बदल जाती है। तंजीरो सोचता है, यह लड़की शायद उस तलवारबाज को मिस्टर समुराई कह रही है, जिसके कानों में मेरी तरह ही ईयररिंग्स थीं। आज मेरी तलवार भी उसकी तरह लाल बन गई है। दूसरों की उम्मीदें और फीलिंग्स ही आज मुझे ताकत दे रही हैं, ताकि मैं इन डीमंस को हराकर इंसानियत को बचा सकूं। तंजीरो अपनी जलती हुई लाल तलवार लेकर तीनों डीमंस के सामने खड़ा हो जाता है। काराकू हवा का बवंडर छोड़ता है, लेकिन इस बार तंजीरो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करने लगता है। सेकिडो यह देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है, यह तो हूबहू वही रेड स्वॉर्ड है जिसने सदियों पहले लॉर्ड मुजान के सिर को काट डाला था। ओरोगी और काराकू को भी तंजीरो के अंदर उस महान तलवारबाज योरीची की परछाई दिखाई देती है। तंजीरो दहाड़ता है, हिनोकामी कागुरा, ड्रैगन सन हेलो हेड डांस, और वह एक ही चक्कर में ओरोगी, काराकू और सेकिडो फिर एक ही झटके में काट डालता है। तंजीरो हांफते हुए सोचता है, मैंने यह कर दिखाया, बस अब एक आखिरी बचा है। ये चारों सिर एक ही टाइम पर कटने चाहिए। आखिरकार वह चौथा वाला कहाँ गया? तंजीरो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि ज्ञा ने उस चौथे डीमन का सिर भी काट दिया है। लेकिन जैसे ही तंजीरो ज्ञा के चेहरे को देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह गहरी हैरत और खौफ में सोचता है, आखिरकार ज्ञा ऐसा क्यों दिख रहा है? इसके नुकीले दांत, इसकी डरावनी आंखें, ये तो बिल्कुल एक डीमन जैसा दिख रहा है। एक छोटा सा घिनौना जीव जो झाड़ियों में छिपा हुआ है, एक ऐसा दर्दनाक अतीत जिसने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया, और हशीरा बनने का वो जुनून जिसके लिए एक भाई अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। क्या गैन्या उस असली डीमन की गर्दन काट पाएगा इससे पहले कि सेकिडो उसे मौत के घाट उतार दे, या फिर तंजीरो को बीच में आकर अपनी आग का कहर बरसाना होगा? चलिए जानते हैं आज के इस धमाकेदार और इमोशनल एपिसोड में। एपिसोड की शुरू तंजीरो गैन्या का यह रूप देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। यह देखकर काराकू उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह कैसा चेहरा बना रखा है? सेकिडो उस पर चिल्लाता है, चुप कर जाओ, वह बस रीजनरेट हो रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी स्लो हो गई है। दूसरी तरफ तंजीरो मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता कि गैन्या को क्या हुआ है, पर मुझे बस इतना पता है कि उसने एक डीमन का सिर उड़ा दिया है। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर हम इनका सिर भी उड़ा दें, तब भी इन्हें डकी और ग्युतारो की तरह नहीं मारा जा सकता। इन 4 इमोशंस वाले डीमंस को काटने का कोई फायदा नहीं है। बिना एक भी सेकंड गंवाए तंजीरो नेजुको को बचाने के लिए दौड़ता है और उसे मलबे से बाहर निकालता है। वह पूरी सिचुएशन को ध्यान से समझते हुए सोचता है, मैं एक चीज सोच रहा था, क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि उनका गला उनका वीक पॉइंट ना हो? वो अजीब स्मेल जो मुझे थोड़े टाइम पहले आ रही थी, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी।
और अब मुझे समझ आया, जो स्मेल 5वें डीमन की थी, यहाँ एक और डीमन छिपा हुआ है। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उसकी गर्दन काटकर इस खेल को खत्म करना होगा। तभी अचानक गैन्या तंजीरो का गला पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अपने आप को इतना ताकतवर मत समझो, इन अपर रैंक्स को मैं हराऊंगा। तुमने अकेले अपर रैंक 6 को नहीं हराया था, इसीलिए तुम्हें हशीरा नहीं बनाया गया, इसीलिए मैं इन सभी को मारकर खुद हशीरा बनूंगा। तंजीरो गुस्सा होने के बजाय प्यार से मुस्कुराता है और कहता है, अब मुझे समझ आया, इस मामले में नेजुको और मैं तुम्हारा पूरा साथ देंगे। यहाँ एक 5th डीमन भी है और जब तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? गैन्या चिढ़कर कहता है, मैं तुम्हारी ये सारी चालाकी समझ रहा हूँ, तुम मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो। उसी पल सेकिडो अपनी बिजली से उन दोनों पर हमला करने लगता है। तंजीरो तुरंत गैन्या को खींचकर साइड करता है और सोचता है, ये चारों डीमंस बहुत जल्दी रिजेनरेट हो रहे हैं, हमें जल्दी करनी होगी। वह गैन्या से कहता है, मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा कि वो 5th डीमन कहाँ है। क्या तुम तब तक के लिए इस डीमन को रॉक कर रखोगे? तभी कटे हुए क्लोन्स फिर से पूरी तरह रिजेनरेट हो जाते हैं। तंजीरो गैन्या को नेजुको के अपोनेंट पर हमला करने से रोकता है। गैन्या सेकिडो के क्लोन्स के साथ खतरनाक लड़ाई में लग जाता है और तंजीरो अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके उस छिपे हुए डीमन को सूंघने लगता है। दूसरी तरफ वह छोटा सा 5वां डीमन झाड़ियों में बैठकर धीरे से हंस रहा होता है और सोचता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ सकते और वो 4 इमोशन डीमंस इन बुरे इंसानों को मार डालेंगे। तभी अचानक तंजीरो को उसकी स्मेल आ जाती है। वह गैन्या को आवाज देकर चिल्लाता है, गैन्या, वह 5th डीमन नॉर्थ ईस्ट में ग्राउंड के नीचे छुपा हुआ है। यह सुनते ही उरोगी तंजीरो को रोकने के लिए उड़कर आता है और अपने पंखों से हवा का ऐसा भयानक बवंडर छोड़ता है कि तंजीरो दूर जाकर गिरता है। तंजीरो एक पेड़ को पकड़कर खुद को संभालता है और सोचता है, मुझे खुद को उड़ने से रोकना होगा, मैं इस बैटलफील्ड से दूर नहीं जा सकता। जैसे ही सेकिडो तंजीरो पर बिजली से हमला करने बढ़ता है, नेजुको बीच में कूदकर अपने एक्सप्लोडेबल ब्लड से उस पर हमला कर देती है, लेकिन सेकिडो तुरंत रिकवर करके नेजुको को पीछे धकेल देता है। उधर वर्कशॉप में मिस्टर शीरा मुइचिरो तोकितो बहुत कोशिशों के बावजूद भी ग्योक्को के पानी के मटके वाटर प्रिज्म पॉट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। ग्योक्को उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम इसके अंदर अपनी ब्रीडिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकते और बहुत जल्द तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, किसी को ऐसे मरते हुए देखना कितना मजेदार है। प्रिज्म के बाहर कानामोरी ग्योक्को की जहरीली सुइयों को मुइचिरो की पीठ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और कोतेत्सु उससे अपना काम जल्दी करने के लिए कह रहा होता है। मुख्य लड़ाई में वापस आते हैं, जहां सेकिडो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तंजीरो बिजली की रफ्तार से उसका हाथ काट देता है। सेकिडो पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है, यह लड़का पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है। नहीं, ये कोई अचानक मिली ताकत नहीं है, मेरे लॉर्ड ने जो मुझे बताया था यह वही है। इसके रिफ्लेक्शंस बहुत तेज हैं और यह लड़ाई की सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ जाता है। अगले ही पल तंजीरो उरोगी का मुंह काट देता है और दूसरी तरफ नेजुको आइजेत्सु के पास आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। जैसे ही तंजीरो काराकू पर हमला करने बढ़ता है, काराकू अपने बड़े पंखे की मदद से तंजीरो को जमीन पर पटक देता है, लेकिन जैसे ही वह दोबारा हमला करता है, तंजीरो नेजुको के खून की मदद से अपने हाथों में आग लगा लेता है और काराकू का हाथ काट देता है। तंजीरो गैन्या को चिल्लाकर कहता है, अपने राइट की तरफ जाओ, वह साउथ की तरफ बढ़ रहा है, उसे जल्दी ढूंढो। गैन्या उस डायरेक्शन में भागता है और पागलों की तरह ढूंढते हुए सोचता है, मैं इतनी देर से यही सब तो कर रहा हूँ, आखिरकार वह है कहाँ? मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? जितना लंबा यह खींचेगा मैं उतना ही थकता जाऊंगा। तभी काराकू एक और अटैक मारता है, पर तंजीरो उसे रोकता है और चिल्लाता है, राइट में ग्राउंड पर देखो, वह तुम्हारे बिल्कुल करीब ही है। गैन्या नीचे देखता है और हैरान रह जाता है, यह तो बहुत छोटा है। वह अपनी बंदूक से उस पर फायर करता है और सोचता है, यह कितना छोटा है, क्या यह इसकी मेन बॉडी है? यह तो एक चूहे से भी छोटा है। वो बाकी 4 इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं और ये छोटी सी चीज उन्हें कंट्रोल कर रही है। तभी मैं सोचूं कि इन्होंने कैसे इतने सारे डीमन स्लेयर्स को मारा है। वहीं रुक जाओ छोटे चूहे, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। लेकिन जैसे ही गैन्या अपनी तलवार से उसका गला काटने लगता है, उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गैन्या घबरा जाता है, यह इम्पॉसिबल है, मैं इसका गला नहीं काट पा रहा हूँ, इसकी गर्दन तो सिर्फ एक फिंगर जितनी मोटी है। वह फिर से अपनी बंदूक से फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेकिडो
पीछे से आकर गैन्या पर जानलेवा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। गैन्या उस हमले को देखकर सोचता है, बस अब यह मुझे मार डालेगा और मैं अपने सिर के कटने के बाद उसे दोबारा रीजनरेट भी नहीं कर सकता। मैं तो बस एक हशीरा बनना चाहता था ताकि मेरे बड़े भाई को मुझ पर गर्व हो सके। मैं उस दिन के लिए उनसे माफी मांगना चाहता था। अपने आखिरी पलों में गैन्या का दर्दनाक अतीत उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है। उसे अपनी माँ याद आती है, जिनकी हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक बिना सोए काम करती रहती थी। दूसरी तरफ उसके पिता एक बेहद क्रूर और बेकार इंसान थे, जिससे सब नफरत करते थे और बाद में किसी ने चाकू मारकर उनकी जान ले ली थी। वह अक्सर गैन्या और उसके भाई बहनों को मारते थे, पर उनकी माँ हमेशा ढाल बनकर उन्हें बचाती थी। यादें एक काली रात की तरफ शिफ्ट होती हैं। गैन्या और उसके भाई बहन घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। उसका बड़ा भाई सानेमी अपनी माँ को ढूंढने बाहर जाता है, जो काफी लेट हो चुकी थी। सानेमी गैन्या से कहता है, तुम यहीं रुको और बाकियों का ध्यान रखो, मैं तुम पर भरोसा करके जा रहा हूँ। कुछ ही देर में बाकी भाई बहन भी रोते हुए उठ जाते हैं और माँ के बारे में पूछने लगते हैं। गैन्या उन्हें संभालते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, सो जाओ, सुबह होते ही माँ और बड़ा भाई दोनों वापस आ जाएंगे। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। बच्चे दौड़कर दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी एक काला साया दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और गैन्या के भाई बहनों को बेरहमी से मार डालता है। उस घने अंधेरे में गैन्या को कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह चीज गैन्या पर हमला करने बढ़ती है, सानेमी खिड़की तोड़कर अंदर आता है, उस मॉन्स्टर को पकड़कर बाहर कूद जाता है और चिल्लाता है, गैन्या यहाँ से भाग जाओ। गैन्या अपने भाई बहनों को बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाने भागता है और डर के मारे सोच रहा होता है कि आखिर वह मॉन्स्टर क्या था और उसका भाई किससे लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह की धूप निकलती है, गैन्या देखता है कि सानेमी एक खून से लथपथ लाश के पास खड़ा है। गैन्या खौफ से चिल्लाता है, आखिरकार तुमने माँ को क्यों मारा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम एक कातिल हो। वर्तमान में वापस आते ही गैन्या को अपनी उस बहुत बड़ी भूल का एहसास होता है। वह सोचता है, मेरे भाई बहन तो पहले ही मर चुके थे और जिसने हम पर हमला किया था वो कोई और नहीं, हमारी खुद की माँ थी, जो एक डीमन बन चुकी थी। बड़े भाई तो बस हमें बचाना चाहते थे। जब सुबह हुई तो उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ होगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस वक्त उन्हें कैसा लगा होगा और मैंने उन्हें कातिल कह दिया। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर अपनी फैमिली को बचाएंगे। उसे याद आता है कि कैसे बाद में सानेमी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा था, तुम जैसा कचरा मेरा भाई नहीं हो सकता। गैन्या सोचता है, क्यों बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं। तभी अचानक सेकिडो का हथियार नीचे की तरफ आता है, लेकिन तंजीरो बीच में कूदकर उस हमले को रोकता है और गैन्या की जान बचा लेता है। तंजीरो चिल्लाता है, हार मत मानो गैन्या, एक बार फिर से ट्राई करो। अपना पूरा ध्यान उसका सर काटने पर लगाओ। कभी उम्मीद मत खोना, तुम ये कर सकते हो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम बस उसकी गर्दन पर फोकस करो। कोई बात नहीं अगर तुम अभी हशीरा नहीं बन सकते तो। तभी आइजेत्सु पीछे से तंजीरो पर हमला करता है, पर गैन्या बीच में आकर उसे अपने शरीर पर झेल लेता है। बुरी तरह घायल गैन्या तंजीरो से कहता है, मैं उसका सिर नहीं काट सकता, लेकिन तुम यह कर सकते हो। तो फिर सिर्फ अभी के लिए मैं तुम्हें ये क्रेडिट लेने दे रहा हूं। गैन्या के ढाल बनने और क्लोन्स को रोक कर रखने के बीच तंजीरो उस छोटे से 5वें डीमन की तरफ तेजी से बढ़ता है। गैन्या क्लोन्स को दूर रखने के लिए अपनी बंदूक से फायर करता है। तंजीरो इस भयानक दुस्वप्न को खत्म करने के इरादे से अपनी जलती हुई लाल तलवार निकालता है और आखिरी वार के लिए तैयार हो जाता है। तंजीरो उस नन्हे हैनतेंगु पर हमला करते हुए सोचता है, यह बहुत छोटा है, इसके गले पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल है। तभी तंजीरो को उसकी जीभ पर डर, फियर लिखा हुआ दिखाई देता है। उसी पल तंजीरो को अपने पीछे एक खौफनाक एनर्जी का एहसास होता है। वह चौंक कर सोचता है, इसकी स्मेल उन चारों डीमंस जैसी बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी पूरी जान लगाकर इस छोटे वाले का गला काटना होगा, पर यह बहुत मुश्किल है। नेजुको के खून का असर अब खत्म हो चुका है। तभी घायल गैन्या पीछे से चिल्लाता है, तंजीरो वहां से हटो। तभी तंजीरो के ऊपर एक जबरदस्त हमला होता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सामने कई सारे बड़े बड़े लकड़ी के ड्रैगन्स खड़े होते हैं, जो तंजीरो पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। तंजीरो खुद को बचा रहा होता है, पर जैसे ही एक ड्रैगन उसे कुचलने बढ़ता है, नेजुको बीच में आकर उसे बचा लेती है। इस चक्कर में नेजुको के हाथ और पैर कट जाते हैं, पर देखते ही देखते वो तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं।
तभी वह नया डीमन गुस्से में कहता है, तुम लोग बहुत ही बेकार और दुष्ट हो, क्योंकि तुम लोग कमजोरों को सताते हो। तुम सच में बहुत घटिया दुश्मन हो। तंजीरो खौफ से कांपते हुए सोचता है, छठा डीमन, सिक्स्थ डीमन, आखिरकार अब यह कहां से आ गया और वो बाकी के 4 डीमंस कहां गए। तभी गैन्या भी हैरान होकर सोचता है, ये क्या हो रहा है। ये डीमन तो थोड़ी देर पहले तक वो एंटर डीमन सेकिडो था। जब तंजीरो ने छोटे डीमन पर हमला किया तब उसने बाकी तीनों डीमंस को अपने अंदर पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया और इस नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। पर यह दिखने में बिल्कुल एक बच्चे जैसा लग रहा है। तभी वह नया डीमन जो हाकुतेन उस छोटी सी मेन बॉडी को अपने ड्रैगन के अंदर छुपाने लगता है। जैसे ही वह तंजीरो को गुस्से से घूरता है, तंजीरो शॉक हो जाता है। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये कितना ताकतवर है। वह डीमन कहता है, तुमने इससे पहले एक छोटे से बेबस आदमी को मारने की कोशिश की थी। तुम कितने शैतान हो। तंजीरो दहाड़ता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम लोग बस खून के प्यासे हो। तुमने अब तक 200 से भी ज्यादा बेकसूर लोगों को खा लिया होगा। इतने सब लोगों को मारने के बाद तुम खुद को बेकसूर मानते हो। तुम एक असली शैतान हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा। डीमन कहता है, तो क्या जिन लोगों को मैंने मारा वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? अगर नहीं तो तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तंजीरो चिल्लाता है, मैं बस ये चाहता हूं कि कोई और इंसान उस दर्द को फील ना करे। तुम एक जानवर हो, तुम यह बात कभी नहीं समझोगे। और तभी वह डीमन तंजीरो पर एक जबरदस्त हमला कर देता है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि मिस्ट हशीरा मुइचिरो तोकितो अभी भी वाटर प्रिज्म पॉट के अंदर कैद है। ग्योको बाहर खड़े होकर हंसता है और कहता है, किसी को ऐसे तड़पते हुए देखने में कितना मजा आता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कब तक झेल पाते हो, पर उससे पहले मुझे उस घर के अंदर कुछ चेक करना है। और वो मटके के अंदर गायब हो जाता है। मुइचिरो अंदर घुटते हुए अपनी आखिरी सांस से अटैक करता है। मिस्ट ब्रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म, लो लोटस डिस्टेंट हेज। पर वह फिर भी बाहर नहीं निकल पाता। वह निराश होकर सोचता है, मैं इसे अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से भी नहीं तोड़ पाया। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाला हूं। तभी मुइचिरो को अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। तभी बाहर छोटा कोतेत्सु और कानामोरी ग्योको को उस घर के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर ग्योको उन्हें एक ही झटके में दूर फेंक देता है। ग्योको खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि हागा नेजुका पूरी तरह ध्यान मग्न होकर तंजीरो की प्राचीन तलवार को ठीक करने में लगा हुआ है। हागा नेजुका उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सोचता है, आखिरकार यह तलवार किसने बनाई है? यहाँ सिर्फ एक ही अक्षर लिखा है। रुको, शायद मुझे समझ आ गया है। यह देखकर ग्योको गुस्से से पागल होने लगता है। मैं खुद एक आर्टिस्ट होकर कभी इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाया। मैं इससे हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। ग्योको गुस्से में हागा नेजुका पर हमला करके उसे लहूलुहान कर देता है, पर हागा नेजुका का कंसंट्रेशन फिर भी नहीं टूटता। ग्योको उसकी कंसंट्रेशन को हर हाल में तोड़ना चाहता है। अब मटके के अंदर मुइचिरो की आंखें बंद होने लगती हैं। तभी उसके दिमाग में तंजीरो का चेहरा आता है जो कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो, कोई न कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। एक इंसान अकेले सिर्फ एक हद तक ही कुछ कर सकता है, इसीलिए लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तभी उस आवाज में एक चेहरा साफ होता है और वह कहता है, तुम गलत नहीं हो मुइचिरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी छोटा कोतेत्सु अपनी जान की बाजी लगाकर उस वाटर प्रिज्म के पास आ जाता है और चाकू से उस पर वार करते हुए चिल्लाता है, टोकितो-सान, मैं आपको बचा लूंगा। मुइचिरो अंदर से सोचता है, कोतेत्सु यहां से भाग जाओ। तभी वहां एक छोटा फिश डीमन आकर कोतेत्सु के पेट में अपना नुकीला पंजा मार देता है। मुइचिरो खौफ से देखता है, कोतेत्सु, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? यहां से भाग जाओ। पर कोतेत्सु दर्द में होने के बावजूद मटके के अंदर थोड़ी सी हवा फूंक देता है जो सीधे मुइचिरो के मुंह तक पहुंचती है। उसी पल मुइचिरो के दिमाग में फिर से एक पुरानी याद फ्लैश होती है जिसमें कोई उससे कह रहा होता है, दूसरों की मदद करने से आखिर में तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। जो लोग दूसरों की मदद के लिए खड़े होते हैं उनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। समझे मुइचिरो? चिरो आखिरकार उस वाटर प्रिज्म से आजाद हो जाता है। बाहर आते ही वह सोचता है,
मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका है। ये सब उन जहरीली सुइयों की वजह से है। तभी सारे फिश डीमंस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मोइचिरो हिम्मत हारने लगता है, पर तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तुम ये कर सकते हो, चलो उठो। यहीं से हमें मोइचिरो का अतीत दिखाया जाता है। मोइचिरो बताता है कि यह आवाज उसके फादर की थी, जो एक लकड़ी डी डहारे थे। जब मोइचिरो 10 साल का था, उसकी मां बहुत बीमार हो गई। उसके फादर भारी तूफान में अपनी पत्नी के लिए जड़ी बूटी ढूंढने गए, पर पैर फिसलने से खाई में गिरकर उनकी मौत हो गई और उसी दिन उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया। मोइचिरो अकेला नहीं था, उसका एक ट्विन भाई भी था, युइचिरो। लेकिन युइचिरो स्वभाव से बहुत केडी दवा था। वह कहता था, दूसरों की मदद करने से किसी का फायदा नहीं होता। हमारे फादर बेवकूफ थे जो दूसरों के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। वह मोइचिरो से कहता है, तुम्हारे नाम का पहला अक्षर मु, जिसका मतलब है कुछ नहीं या बेकार। तुम किसी काम के नहीं हो। मोइचिरो को लगता था कि उसका भाई उससे नफरत करता है। एक दिन उनके घर मास्टर की वाइफ अमाने उबुयाशिकी आती हैं। वह बताती हैं कि ये दोनों भाई सन ब्रीदिंग यूज करने वाले पहले तलवारबाजों के वंशज हैं। मोइचिरो लोगों की मदद के लिए डीमन स्लेयर बनना चाहता था, पर युइचिरो गुस्से में उस लेडी पर पानी फेंककर उन्हें भगा देता है और चिल्लाता है, हम बस अपने माता पिता की तरह कुत्ते की मौत मरेंगे। हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। उस दिन के बाद दोनों भाइयों में बातचीत बंद हो गई। फिर आई वो खौफनाक गर्मी की रात। अचानक उनके घर पर एक भयानक डीमन हमला कर देता है। मोइचिरो को बचाने के लिए युइचिरो बीच में आ जाता है और डीमन उसका एक हाथ काट डालता है। डीमन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे गरीब लकड़हारे जी या मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह देखकर मोइचिरो के अंदर एक ऐसा अंधा गुस्सा भड़कता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे आगे का कुछ याद नहीं रहता, पर जब सुबह धूप निकलती है तो वह डीमन जलकर राख हो रहा होता है और मोइचिरो ने उसे बुरी तरह क्रश कर दिया था। गंभीर रूप से घायल मोइचिरो रेंगते हुए अपने भाई के पास पहुंचता है। दम तोड़ ढाते हुए युइचिरो भगवान से दुआ कर रहा होता है, भगवान मेरे भाई को बचा लो, उसका दिल बहुत साफ है, मुझसे गलती हुई। मोइचिरो के नाम के मु का मतलब बेकार नहीं है, बल्कि मुगेन यानी अनंत, इन्फिनिट है। अपने भाई की मौत पर मोइचिरो के चेहरे पर डीमन स्लेयर मार्क वक्कन हो जाता है। वर्तमान में वापस आते ही मोइचिरो अपनी खोई हुई यादें हासिल कर लेता है। वह तुरंत मिस्ट ब्रीडिंग 4th फॉर्म शिफ्टिंग फ्लोइंग स्लैश का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही सारे फिश डीमंस को काट डालता है और कोतेत्सु की जान बचा लेता है। कोतेत्सु चिल्लाता है, मेरी फिक्र मत करो टोकितो-सान, जाकर हागानेजुका की तलवार को बचाओ। उधर वर्कशॉप में ग्योक्को हागानेजुका को तंग कर रहा होता है। उसने हागानेजुका की एक आंख भी फोड़ दी है, पर हागानेजुका का ध्यान तलवार चमकाने से टस से मस नहीं होता। ग्योक्को चिढ़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मोइचिरो वहां आ धमकता है। ग्योक्को शॉक हो जाता है, यह लड़का मेरे वाटर प्रिज्म से बाहर कैसे आ गया और इसके चेहरे पर यह मार्क कैसा है। मोइचिरो ग्योक्को पर वार करता है, पर उसकी पुरानी तलवार ग्योक्को के ऑक्टोपस वाले हमले को झेल नहीं पाती और टूट जाती है। तभी कानामोरी मोइचिरो को उसकी नई तलवार ला कर देता है, जिसे उसके पिछले स्वॉर्डस्मिथ तेत्सुइदो ने खास मोइचिरो के लिए बनाया था, जो मोइचिरो के भारी दर्द को अंदर ही अंदर समझते थे। नई तलवार हाथ में आते ही मोइचिरो का रूप बदल जाता है। वह सीधा वार करता है। मिस्ट ब्रीडिंग 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेज। वह ग्योक्को के ऑक्टोपस टेंटिकल्स को गाजर मूली की तरह काट फेंकता है। मोइचिरो ग्योक्को को ताना मारते हुए कहता है, लगता है 100 साल से ज्यादा जीने की वजह से तुम्हारी सेंसिटिविटी और सेंसेस बहुत कमजोर हो चुके हैं। और अगले ही पल वो सीधा ग्योक्को की गर्दन पर वार करता है, जिससे ग्योक्को के गले से खून बहने लगता है। ग्योक्को गुस्से में डी चाप उठता है, पर मोइचिरो कूल अंदाज में कहता है, अब मैं तुम्हारे इन बेकार के मटकों के साथ और नहीं खेलना चाहता। जैसे ही ग्योक्को दोबारा हमला करता है, मोइचिरो उसे डॉज करता है और उसे अपने भाई युइचिरो की आखिरी बातें याद आती हैं। मोइचिरो, तुम मेरी तरह नहीं हो,
तुम किसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि तुम वो हो जिसे ऊपर वाले ने खुद इस जंग के लिए चुना है। और हानेजुका अभी भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ तलवार घिसने में लगा हुआ है। उधर अपर रैंक 5 ग्योक्को मुइचिरो को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम मुझे अंडरस्टिमेट मत करो। वैसे मैं तुम्हें अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा, बस सच कह रहा हूँ। तुम मेरे हाथों बहुत जल्द मरने वाले हो। इस वक्त मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा, पर तुम तो सिर्फ 10 या 11 साल ही जिए हो। मुइचिरो बिना किसी डर के शांत आवाज में कहता है, पर यह सच है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक भी ऐसी चीज याद नहीं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं। जिस तरह तुम दिखते हो और जैसी बातें करते हो वो बिल्कुल बेकार है। तुम बहुत ज्यादा अनकल्चर्ड और गरीब हो। यह सुनते ही ग्योक्को गुस्से से तमतमा उठता है और चिल्लाता है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं कितना खूबसूरत हूं। तुम्हें ब्यूटी समझाना किसी अनपढ़ गटर के कीड़े को किताब दिखाने के बराबर है। मुइचिरो मुस्कुराकर तुरंत पलटवार करता है, और यहां तो तुम खुद हो जो बिल्कुल एक गटर के कीड़े जैसे लग रहे हो। ग्योक्को गुस्से में चीखता है, चुप कर जाओ गटर के कीड़े, तुम्हारा वो छोटा सा ब्लड मेरे गले तक कभी नहीं पहुंच सकता। मुइचिरो कहता है, तुम गलत हो। ये ब्लड 1 मिनट पहले ही तुम्हारे गले के पास से गुजरा है, और तुम्हारी ये छोटी सी सुइयां मुझे कभी नहीं रोक सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये बेकार बातें मुझे उकसा सकती हैं? मुइचिरो ग्योक्को के मटके को घूरते हुए कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि क्या उस वास मटके की शेप खराब हो चुकी है। ये वास मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं किस बेकार आदमी ने इसे बनाया है। ये ग्योक्को के आर्ट की सबसे बड़ी थी बेइज्जती थी। वह गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। वह तुरंत अपनी ब्लड डीमन आर्ट से मुइचिरो पर हमला करता है। ये 10,000 जहरीली मछलियां तुम्हारी हड्डियों तक को चबा जाएंगी। मुइचिरो हवा में उछलता है। मिस्ट ब्रीडिंग, 6th फॉर्म, लूनर डिस्पर्सल। वह एक ही पल में सारी मछलियों के हिस्से हिस्से कर देता है। ग्योक्को हैरान रह जाता है, इसने उन सभी फिश को काट दिया। ये इतनी तेज स्पीड से कैसे हमला कर रहा है? लेकिन ग्योक्को हंसते हुए कहता है, जब इन मछलियों को काटा जाता है तो ये गायब होने से पहले एक ऐसा खतरनाक जहर फेंकती हैं जिसे जो भी छूता है वो उसी वक्त मर जाता है। मुइचिरो बिना रुके हवा में घूमता है। मिस्ट ब्रीडिंग, 3rd फॉर्म, स्कैटरिंग, मिस्ट स्प्लैश। वह अपने रोटेशन मूव से उस सारे जहर को दूर फेंक देता है और सीधा ग्योक्को पर हमला करता है। ग्योक्को अपनी कैंचुअल स्किन त्याग कर वहां से गायब हो जाता है और एक शाख पर जा बैठता है। मुइचिरो ताना मारता है, क्या तुम बार बार ऊपर आना बंद करोगे? ग्योक्को कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी असली फॉर्म दिखाता हूँ। तुम तीसरे ऐसे पर्सन होगे जिसे मैंने यह रूप दिखाया है। मुइचिरो ठंडे अंदाज में कहता है, तो क्या अब कुछ देखना बाकी रह गया है? ग्योक्को अपनी पूरी ताकत आजाद करता है, जिससे उसकी बॉडी बेहद चमकदार और फ्लेक्सिबल स्केल्स से ढक जाती है। वह चिल्लाता है, जब मैं सीरियस हो जाता हूं तो मेरे हाथों से बचना इम्पॉसिबल है। यह रूप ट्रांसपेरेंट डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इस परफेक्ट और ब्यूटीफुल फॉर्म के आगे अपने घुटने टेको। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ग्योक्को चिढ़ते हुए कहता है, कुछ तो कहो डीमन स्लेयर। मुइचिरो कहता है, तुमने ही तो मुझे चुप रहने के लिए कहा था, और वैसे भी मैं इस फॉर्म को देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। गुस्से में ग्योक्को मुइचिरो पर झपटता है, पर मुइचिरो बड़े आराम से उसके हमले को डॉज करके खुद शाख पर चला जाता है। ग्योक्को कहता है, अभी तो तुमने मुझे ऊपर आने से मना किया था। मुइचिरो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इतने बदबूदार हो कि मेरा नाक इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहा। ग्योक्को हंसकर कहता है, मेरे ये हाथ जिसको भी टच करेंगे वो एक फिश में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। क्या तुम्हें डर लग रहा है बच्चे? मुइचिरो स्माइल करते हुए कहता है, इससे कोई असर नहीं होता कि तुम्हारे अटैक कितने स्ट्रांग हैं। अगर वो हिट ही नहीं करेंगे तो वो किसी काम के नहीं है। उसी पल मुइचिरो को अपना पास्ट याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके भाई की लाश पर कीड़े रेंग रहे थे और वह खुद भी मरने वाला था। तभी मास्टर की वाइफ ने आकर उसकी जान बचाई थी। मुइचिरो सोचता है, भले ही मेरी मेमोरीज चली गई थी, पर मेरी बॉडी को वो गुस्सा मरते दम तक याद था, और यही रीजन था कि मैंने अपने आप को तब तक ट्रेन किया
जब तक कि मेरी बॉडी से खून नहीं निकलने लगा। ग्योक्को चिल्लाता है, तैयार हो जाओ, और वह पागलों की तरह मुइचिरो पर वार करने लगता है। वह कहता है, मेरे मूव्स कुदरत के किसी रूल को नहीं मानते। मेरी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। बताओ, मैं तुम्हारी बॉडी को कैसा बनाऊं? क्या तुम्हारे सर की जगह एक फिश का सर लगा दूं? तभी मुइचिरो अपनी अल्टीमेट फॉर्म यूज करता है, मिस्ट ब्रीडिंग, 7th फॉर्म, ऑब्स्क्योरिंग मिस्ट। पूरे मैदान में घना कोहरा छा जाता है और मुइचिरो पूरी तरह गायब हो जाता है। ग्योक्को घबराकर उसे ढूंढने लगता है। यह कहाँ गायब हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे यह खुद ही मिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तभी कोहरे के पीछे से मुइचिरो की शांत आवाज आती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही एक ऐसे हो जो आज से पहले कभी सीरियस नहीं हुआ? और जूश, मुइचिरो एक ही झटके में अपर रैंक 5 ग्योक्को का गला तन से अलग कर देता है। ग्योक्को का कटा हुआ सिर जमीन पर गिरता है और वह शौक में सोचता है, क्या मैं मारा गया? क्या मेरे जैसा वंडरफुल डीमन एक बच्चे से हार गया? मुइचिरो कहता है, तो अब मर जाओ और कभी दोबारा जन्म मत लेना। ग्योक्को मरते मरते भी चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक कचरा हो और मैंने तुम जैसी बेकार जिंदगियों को एक बार ही आर्ट में बदला है। मुइचिरो गुस्से में अपनी तलवार से ग्योक्को के सिर के अनेक टुकड़े कर देता है और कहता है, बहुत हो गया, अब नरक में जाओ। ग्योक्को के खत्म होते ही मुइचिरो को मास्टर की कही बात याद आती है कि जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। मुइचिरो सोचता है, जैसे ही मुझे सब कुछ याद आया मेरी हेसिटेशन और फ्रस्ट्रेशन गायब हो गई। तभी कानामोरी भागकर उसके पास आता है। थैंक यू मुइचिरो, क्या आप ठीक हैं? मुइचिरो कांपते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द तंजीरो और उसकी बहन के पास जाना होगा। पर अत्यधिक थकान और जहर के कारण मुइचिरो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहां छोटा कोतेत्सु आता है। कानामोरी रोते हुए कहता है, कोतेत्सु, तुम जिंदा हो? कोतेत्सु कहता है, हाँ, मैं जिंदा हूं। वो जो तलवार का गॉड हिल्टगार्ड तंजीरो ने मुझे अपनी न्यू स्वॉर्ड में लगाने के लिए दिया था, उसने मेरे पेट पर हुए वार को झेल लिया और मैं बच गया। उस फ्लेम हिल्ट को देखकर मुइचिरो को फ्लेम हशीरा रेंगोकू की याद आ जाती है और आसमान में उसे अपने माता पिता और भाई की आत्मा मुस्कुराती हुई दिखती है। उसका भाई युइचिरो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया मुइचिरो। मुइचिरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दृश्य बदलता है और हम तंजीरो की लड़ाई में वापस आते हैं, जो उस विशाल वुडन ड्रैगन के साथ अकेले जंग कर रहा है। तंजीरो सोचता है, इस ड्रैगन के पास 5 सिर हैं और यह एक लिमिट तक ही स्ट्रेच हो सकता है। तभी वह ड्रैगन एक भयानक साउंड वेव निकालता है, जिससे तंजीरो के कान के पर्दे फट जाते हैं और वह दूर जा गिरता है। वह ड्रैगन नेजुको और गैन्या पर भी हमला करने लगता है। तंजीरो दर्द से कराहते हुए सोचता है, मेरे कान फट चुके हैं, मुझे जल्दी उठना होगा। जैसे ही तंजीरो बचने की कोशिश करता है, उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है। वह ड्रैगन अचानक बिजली बरसाने लगता है। तंजीरो समझ जाता है कि यह नया डीमन जो हाकुतेन उन चारों डीमंस की एबिलिटी को एक साथ यूज कर सकता है और इसकी पावर कई गुना ज्यादा है। तंजीरो के पास सांस लेने का भी वक्त नहीं होता। वह खुद को रिकवर करने के लिए थोड़ा दूर भागने की कोशिश करता है, पर वह ड्रैगन अपने शरीर को और ज्यादा स्ट्रेच करके तंजीरो को दबोच लेता है और सीधे अपने मुंह में निकल जाता है। नेजुको और गैन्या यह देखकर हैरान रह जाते हैं। ड्रैगन के मुंह के अंदर तंजीरो की हड्डियां चबाने की आवाज आती है और वह डीमन मुस्कुराकर कहता है, अब यह तुम्हारा अंत है। लेकिन तभी बूम, आसमान से बिजली की तरह कोई चमकती हुई तलवार आती है और पलक झपकाते ही उस ड्रैगन के परखच्चे उड़ा देती है। वह कोई और नहीं, हमारी लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी है। वह तंजीरो को अपनी गोदी में बचाकर चिल्लाती है, मुझे माफ कर देना तंजीरो, मैं थोड़ी लेट हो गई। अब तुम रेस्ट करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तंजीरो के कान सुन्न हो चुके हैं। उसे समझ नहीं आता कि मित्सुरी क्या कह रही है। मित्सुरी मुस्कुराकर कहती है, तुम चिंता मत करो, और वह अपनी रिबन जैसी फ्लेक्सिबल तलवार हवा में लहराते हुए सीधे
उन खौफनाक ड्रैगन्स की तरफ बढ़ने लगती है। वह एक ही झटके में एक ड्रैगन का मुंह दबाकर उसे बाकी ड्रैगन्स के साथ जमीन पर पटक देती है और उस मुख्य डीमन की तरफ गुस्से में कदम बढ़ाती है। मित्सुरी कानारोजी पूरे गुस्से में उस डीमन के सामने आकर कहती है, तो ये सब कुछ तुमने किया है। मैं नेजुको और गैन्या को तुम्हारी कैद से छुड़ा कर रहूंगी। वह डीमन घमंड में चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद रखो। इस दुनिया में बस एक ही पर्सन है जो मुझे ऑर्डर दे सकता है। मित्सुरी चौंकते हुए सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मुझे कितना बुरा भला कहा है। यह तो मेरे छोटे भाई की उम्र का है। पर एक सेकंड रुको, यह अपनी उम्र के मुताबिक नहीं दिखता। फिर भी इसने मुझे इतनी गंदी बातें कही। तभी वह डीमन चिल्लाता है, ब्रीडिंग ऑफ थंडर, डेथ, और एक भयानक बिजली का हमला करता है। मित्सुरी बिना डरे अपनी रिबन जैसी तलवार हवा में लहराती है। लव ब्रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म, कैट लव शावर, और पलक झपकाते ही उस डीमन के अटैक को हवा में ही रोक देती है। वह गुस्से में कहती है, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। चाहे तुम एक बच्चे की तरह दिखते हो, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। यह देखकर तंजीरो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उधर वह डीमन भी हैरान होकर सोचता है, इस छोटी सी लड़की ने पता नहीं कैसे मेरे अटैक को रोक दिया। यह बहुत ज्यादा फास्ट है। शायद ये इसकी तलवार के मुड़ने की क्षमता की वजह से है। जिसने भी इस तलवार को बनाया है वह सच में बहुत कमाल का इंसान होगा, और मित्सुरी जो इसे इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है वह तो और भी अद्भुत है। वह डीमन पागलों की तरह मित्सुरी पर लगातार हमले करने लगता है। मित्सुरी उसके हमलों को डॉज करते हुए हवा में घूमती है। लव ब्रीडिंग, सेकंड फॉर्म, लव पैंग्स, और उसके ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके तुरंत बाद वह कहती है, सिक्स्थ फॉर्म, विंड्स ऑफ लव। डीमन सोचता है, तो क्या ये स्पीड में भी मेरे हमलों को रोक सकती है? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने अटैक को अपनी सीक्रेट टेक्निक के साथ जोड़ दूंगा। तभी सारे ड्रैगन एक साथ मित्सुरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। मित्सुरी थोड़ा घबरा जाती है, पर खुद को संभालते हुए कहती है, लव ब्रीडिंग, फिफ्थ फॉर्म, स्वेइंग लव। वह अपनी तलवार से उस डीमन के ड्रैगन को जकड़ लेती है। तभी तंजीरो को उस डीमन की असली बॉडी दिखाई देती है। मित्सुरी सोचता है, अगर मैं इसका सिर काट दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पीछे से तंजीरो चिल्लाता है, मित्सुरी, ये इसकी असली बॉडी नहीं है। चाहे आप इसका सिर काट दें फिर भी ये नहीं मरेगा। मित्सुरी चौंकती है, इसका मतलब मैंने गलत चाल चल दी। और तभी वह डीमन मित्सुरी पर सीधे अपनी खतरनाक साउंड वेव से हमला कर देता है। हमला इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ धुआं छा जाता है। डीमन सोचता है, यह नामुमकिन है। इसकी बॉडी मेरे अटैक के बावजूद सही सलामत कैसे है? क्या इसने हमले से पहले अपनी सारी मसल्स को टाइट कर लिया था? इस लड़की की ताकत इसकी अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करती। यह तो बहुत अद्भुत बात है। इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि ऐसे इंसानों को खाकर मुझे और अच्छी ताकत मिलेगी। पर उससे पहले मुझे इसके सिर को फोड़कर इसका दिमाग बाहर निकालना होगा। उसी वक्त हमें मित्सुरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहां एक आदमी उसे रिजेक्ट करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे जैसी अजीब लड़की से तो कोई जानवर ही शादी करेगा। मुझे तो यही सोचकर बहुत अजीब लग रहा है कि तुम्हारे इन अजीब से कलर वाले बाल कहानी मेरे बच्चों में ना आ जाए। चलो ऐसा सोचते हैं जैसे ये रिश्ता कभी हुआ ही नहीं था, और प्लीज तुम मेरे बारे में भूल जाना। मित्सुरी हमें बताती है कि जब वह 17 सालों की थी तब उसकी शादी की बात टूट गई थी। वह अपने बचपन को याद करती है, जहां वह अपने पिता के साथ खेल रही होती है। वह बताती है, मैं बचपन में साधारण नहीं थी। जब मैं सिर्फ 1 साल की थी और मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, तब मैंने एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर किचन में अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की थी। मेरी माँ जो हमेशा शांत रहती थी, उस दिन पहली बार शॉक हो गई थी। मित्सुरी को बचपन से ही खाना खाना बहुत पसंद था। वह बड़े बड़े सुमो रेसलर्स के साथ पंजा लड़ाती थी और उन्हें आसानी से हरा देती थी। उसके पिता कहते थे, चाहे तुम्हारी कलाई छोटी है पर इनमें ताकत बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे मित्सुरी बड़ी हुई, उसे एहसास हुआ कि वह बाकी लड़कियों से अलग है। उसने अपनी माँ से रोते हुए पूछा था, माँ, क्या मेरी कभी शादी होगी? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत ज्यादा खाती हूँ और मेरे बालों का कलर भी बहुत अजीब है।
शादी न होने के डर से मित्सुरी ने अपने बालों पर ब्लैक कलर कर लिया, ज्यादा खाना खाना बंद कर दिया और खुद को कमजोर दिखाने का नाटक करने लगी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था, क्या मैं ऐसे अपनी पूरी जिंदगी जी पाऊंगी? मेरी भूख, मेरी ताकत और मेरे बालों का कलर ही मेरा सच है। क्या मुझे किसी और की तरह बनने का नाटक करना चाहिए? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां मैं अपनी असलियत के साथ जी सकूं और लोग मुझसे प्यार करें? तभी अचानक तंजीरो, नेजुको और गैन्या आकर मित्सुरी को डीमन के चंगुल से बचा लेते हैं। तंजीरो चिल्लाता है, जल्दी से खड़े हो जाओ, वो दोबारा से अटैक करने वाला है। मित्सुरी होश में आते ही सोचती है, क्या मैं बेहोश हो गई थी? इन बच्चों ने मेरी जान बचाई। तंजीरो गैन्या से कहता है, हमें किसी भी तरह मित्सुरी को बचाना होगा। यह हमारी उम्मीद की वह किरण है जिससे हमारे जीतने के चांस बने रहेंगे। चलो हम सभी मिलकर जीतते हैं। हम में से कोई भी यहां नहीं मर सकता। तभी वह डीमन उन पर अपनी बिजली से हमला करता है और सोचता है कि उसने सबको मार दिया। लेकिन मित्सुरी रोते हुए उठती है और कहती है, आप सभी का शुक्रिया दोस्तों। मैं एक हशीरा हूं, फिर भी मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। पर अब मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स मेरे लिए बहुत खास जगह है। अब मैं किसी भी बुरे आदमी से नहीं हारने वाली। तैयार हो जाओ, अब मैं सीरियस होने वाली हूं। मित्सुरी को देखकर मास्टर की कई बात याद आती है। अपनी ताकत पर हमेशा गर्व करना मित्सुरी। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं वो या तो तुमसे डरते हैं या तुम्हारे टैलेंट से जलते हैं। मित्सुरी मन ही मन अपने माता पिता और कॉर्प्स के मेंबर्स को थैंक यू कहती है, जिन्होंने उसे उसकी असलियत के साथ एक्सेप्ट किया। वह चिल्लाती है, इन सभी अटैक्स को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। तुम बस आगे बढ़ो और इसकी असली बॉडी को खत्म कर दो। अब मित्सुरी अकेले उस विशाल डीमन को रोक कर रखती है। उधर तंजीरो अपनी सूंघने की पावर से उस डीमन की असली छोटी बॉडी को ढूंढ लेता है जो एक पेड़ के तने के अंदर छुपी हुई थी। गैन्या जैसे ही उस पेड़ पर अपनी तलवार से हमला करता है, वह पेड़ एक ड्रैगन की तरह इधर उधर कूदने लगता है। गैन्या गुस्से में उस पेड़ की डालियों को चबाना शुरू कर देता है। तंजीरो हैरान होकर पूछता है, गैन्या तुम ठीक तो हो ना? गैन्या कहता है, डीमंस को खाकर मेरी रीजेनरेटिव पावर और स्ट्रेंथ अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पूरे पेड़ को उखाड़ देता है। तभी पेड़ की डालियां तंजीरो पर हमला करती हैं, पर नेजुको तुरंत अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके उन डालियों को अपनी आंख से स्लो कर देती है। तंजीरो अपनी तलवार तानता है, हिनो कामी का गुरा, ब्लेजिंग सन। वह सीधे उस पेड़ को काट देता है। गैन्या चिल्लाता है, तैयार हो जाओ तंजीरो, तुम यह कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तंजीरो आगे बढ़ता है, वह छोटा डीमन वहां से गायब हो चुका होता है। तंजीरो उसे भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे लपकता है। तंजीरो चिल्लाता है, रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। तुमने जितने मासूम लोगों को मारा है, तुम्हें उसका हिसाब देना ही होगा। वह छोटा डीमन रोते हुए भागता है और मन ही मन सोचता है, मैंने जब से जन्म लिया है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं तो हमेशा से कमजोर था और किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं थी। ये लोग मुझे सता रहे हैं। तभी गैन्या एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़कर उस भागते हुए डीमन की तरफ फेंकता है, पर वह डीमन बच जाता है। तभी अचानक नेजुको हवा में उछलकर उस डीमन के ऊपर सीधा हमला कर देती है। हमारा हीरो तंजीरो बुरी तरह हांफते हुए, पैरों से खून बहते हुए भी उस डरपोक और मक्कार अपर रैंक हंतेंगू के पीछे भाग रहा है। तंजीरो के मन में डेमोन्स के प्रति नफरत की आग भड़क रही है। वह सोचता है, तुम डेमोन्स हमेशा बेकसूर इंसानों को बेरहमी से मारकर खा जाते हो। तो आज जब खुद पर बात आई है, तो अपनी जान बचाने के लिए एक चूहे की तरह आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो? तुम डेमोन्स इतने मतलबी और खुदगर्ज क्यों होते हो? हम ह्यूमंस ने हमेशा तुम्हारी वजह से अपनों को खोया है। हम हमेशा बेबस रहे हैं, लेकिन याद रखना, हम कभी हार नहीं मानेंगे। तभी अचानक नेजुको हवा में छलांग लगाती है और हंतेंगू पर ऊपर से एक जोरदार हमला करती है। लेकिन हंतेंगू की किस्मत अच्छी होती है। वह अविश्वसनीय और जादुई रफ्तार से उसके हमले से बचता है और झाओ के पीछे से फिर भाग निकलता है। तंजीरो यह देखकर दंग रह जाता है कि इतनी मार खाने के बाद इतनी बुरी हालत में भी इस डेमन के पास इतनी गजब की ताकत और स्पीड कहां से आ रही है।
हमारे हीरोज की एनर्जी अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। पर्वतों के पीछे से सूरज निकलने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। अगर हंतेंगू आज इस विलेज से जिंदा भाग गया तो स्वॉर्डस्मिथ विलेज का नामो निशान मिट जाएगा। तभी तंजीरो के पैरों का दर्द अचानक इतना बढ़ा जाता है कि वह जमीन पर गिर जाता है। उसके पैर अब उसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन ऐन वक्त पर डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। तंजीरो को अपने दोस्त जेनित्सु की कही एक एक बात याद आने लगती है। तंजीरो, जब तुम थंडर ब्रीदिंग यूज करते हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत को अपनी लातों पर, अपने पैरों की एक एक मसल पर फोकस करना होता है। जेनित्सु ने उसे समझाया था कि हम इंसानों को अपनी बॉडी डायमेंशन और मसल्स के शेप के बारे में कुछ नहीं पता होता, और जब तक तुम अपनी मसल्स और नसों को गहराई से महसूस नहीं कर लेते तब तक तुम टोटल कंसंट्रेशन को पूरी तरह अचीव नहीं कर सकते। ये सारी बातें जेनित्सु को उसके ग्रैंडफादर ने सिखाई थी, जो उसकी देखरेख करते थे। तंजीरो अपनी आंखें बंद करता है। वह एक गहरी सांस खींचता है। वह अपनी बॉडी के हर एक ब्लड वेसल और मसल में हवा को तेजी से सर्कुलेट करता है। वह अपनी पूरी जीवन शक्ति को अपने पैरों में इकट्ठा करता है और बूम, एक टेढ़ी दहकती हुई बिजली की रफ्तार से तंजीरो लाइट की स्पीड से भागता है और हवा को चीरते हुए सीधा हंतेंगू पर काल बनकर टूट पुड्डी ढाता है। उसकी चमचमाती तलवार हंतेंगू की मजबूत गर्दन पर बैठ जाती है और वो उसे काटने लगता है। हंतेंगू दर्द से तड़पते हुए रोने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझ वृद्ध पर कोई हमदर्दी नहीं है? किसी कमजोर और बेबस को सताना बहुत बड़ा पाप है। तभी हंतेंगू अपनी बॉडी का साइज अचानक बढ़ा लेता है और तंजीरो का मुंह अपने बड्डे से हाथ में दबोच लेता है। तंजीरो का दम घुटने लगता है और वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन तिमाही, गेन्या और नेजुको अपनी आखिरी ताकत समेटकर वहां आ जाते हैं। नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट की खूनी आग से हंतेंगू को जिंदा जलाने लगती है। तंजीरो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देता। वह अपनी आखिरी सांस खींचता है, तलवार पर अपने दोनों हाथों का पूरा जोर लगाता है और हंतेंगू को दबोचे हुए ही सीधा पर्वत से नीचे खाई में कूद जाता है। पर्वत से नीचे गिरते ही एक जोरदार धमाका होता है। हंतेंगू के दोनों हाथ कट चुके हैं और वह जमीन पर रेंग रहा है। उसकी रीजनरेशन पावर बेहद कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उसकी असली ताकत का एक बड़ा हिस्सा जो हाकुतेन इस्तेमाल कर रहा है। हंतेंगू समझ जाता है कि अगर उसे अपनी कटी हुई बाहें और ताकत वापस चाहिए तो उसे किसी न किसी इंसान को फौरन खाना होगा। तभी उसकी नाक में इंसानी खून की महक आती है और उसकी नजर पास के 3 ग्रामीणों पर पड़ी रहती है जो वहां छुपे हुए थे। हंतेंगू एक भूखे भेड़िए की तरह, पागलों की तरह उनकी तरफ भागने लगता है। तंजीरो दूर गिरा हुआ है और वह फिर से बेबस महसूस करता है। उसकी तलवार दूर जा चुकी है। वह चिल्लाता है, मैं तुम्हें ग्रामीणों तक पहुंचने नहीं दूंगा, चाहे मुझे नरक तक तुम्हारा पीछा क्यों न करना पड़े। लेकिन हंतेंगू सोचता है कि एक बार मैं इन इंसानों को खा लूं, फिर इस बच्चे को तड़पा कर मारूंगा। लेकिन तभी आसमान से बिजली की तरह चमकती हुई एक तलवार हवा को चीरती हुई आती है और सीधे तंजीरो के पास आकर जमीन में धंस जाती है। यह कोई मामूली तलवार नहीं थी दोस्तों, यह वही 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक तलवार थी जिसे हागाने जुका अपनी जान की बाजी लगाकर घिस रहा था। तभी पीछे से लहूलुहान, गंभीर रूप से घायल मिस्ट हशीरा मुइचिरो टोकितो चिल्लाता है, तंजीरो, इस तलवार को लो, जल्दी करो, सुबह होने वाली है। मैं इस विलेज और इस तलवार का भविष्य तुम पर भरोसा करके छोड़ रहा हूं। इतना कहते ही मुइचिरो अपनी सुध बुध खो देता है और थक कर बेहोश हो जाता है। कानामोरी उसे संभालता है और कहता है कि मुइचिरो सिर्फ ग्योक्को के खतरनाक जहर की वजह से बीमार हुए हैं, वो ठीक हो जाएंगे। उधर तंजीरो उस चमचमाती तलवार को अपने हाथों में उठा लेता है। इस तलवार के अंदर सदियों के महान डेमन स्लेयर्स की भावनाएं, उनकी उम्मीदें और उनका बलिदान बसा हुआ था। तंजीरो थंडर की स्पीड से भागता है, तलवार को हवा में लहराता है और एक ही आकाशीय झटके में हंतेंगू की गर्दन को धद्धा से अलग कर देता है। हंतेंगू का सिर जमीन पर गिर जाता है
तंजीरो को लगता है कि जंग खत्म हो गई और वो थककर जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी था। अचानक बादलों की ओट से सूरज अपनी तेज लालिमा बिखेरने लगता है। सुबह हो चुकी है। धूप की पहली किरण को देखते ही तंजीरो के होश उड़ जाते हैं। उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, क्योंकि उसकी बहन नेजुको तेजी से उसकी तरफ आ रही है। तंजीरो पागलों की तरह चीखता है, मेरे पास मत आओ नेजुको, रुक जाओ, धूप तुम्हें जिंदा जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन नेजुको रुकती नहीं है। वह तंजीरो के पीछे की तरफ इशारा कर रही होती है। तंजीरो जब मुड़ कर पीछे देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस शरीर का सिर उसने अभी अभी काटा था, उसकी जीभ पर कायर नहीं बल्कि नफरत लिखा हुआ था। यानी वह हंतेंगू की असली और मुख्य बॉडी नहीं थी, वह तो बस एक छलावा था। असली हंतेंगू अभी भी उस बिना सिर वाले शरीर के दिल के अंदर एक मटर के दाने जितना छोटा होकर छुपा हुआ था, और वह शरीर ग्रामीणों को खाने के लिए बस कुछ ही दूरी पर था। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका था। धूप नेजुको के शरीर पर पूरी ढेरती है और उसका पूरा जिस्म आग की लपटों में घिर जाता है। वह दर्द से तड़ते पने लगती है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं। तंजीरो के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा और भयानक धर्म संकट था। या तो वह अपनी सगी बहन को धूप से बचाने के लिए उस पर अपनी बॉडी से औट करे, या फिर सामने भाग रहे उन मासूम ग्रामीणों को डेमन से बचाए। अगर वह बहन को बचाता है तो ग्रामीण मारे जाएंगे, और अगर ग्रामीणों को बचाता है तो बहन जल जाएगी। तंजीरो रोते हुए कोई फैसला नहीं ले पाता। तभी नेजुको एक बेहद प्यारी और मुस्कुराती हुई नजर से तंजीरो को देखती है। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए गर्व था। वह अपनी पूरी ताकत से तंजीरो को लात मारती है और उसे उन ग्रामीणों की तरफ फेंक देती है। वह तंजीरो को इशारा करती है कि जाओ भाई, अपना फर्ज पूरा करो। रोते हुए आंसुओं से भीगी आंखों के साथ तंजीरो हंतेंगू के उस शरीर की तरफ हवा की रफ्तार से बढ़ता है। वह अपनी नाक की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और सीधे उस शरीर के दिल के अंदर छुपे असली हंतेंगू को ढूंढ निकालता है। तंजीरो चिल्लाता है, इस बार तुम नहीं बचोगे डरपोक दानव, और वह अपनी तलवार सीधे उसकी छाती के पार कर देता है। हंतेंगू के दिल के हिस्से हिस्से हो जाते हैं और वह चीखते हुए पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। हंतेंगू के मरते ही दूर लगता रहा उसका रूप, जो हाकुतेन भी हवा में गायब हो जाता है, और लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी की जान बच जाती है। मित्सुरी खुशी से झूमने लगती है कि तंजीरो ने मुख्य बॉडी को मार गिराया। लेकिन यहाँ मैदान पर संगीत एकदम स्लो और रोने वाला हो जाता है। तंजीरो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसका दिल टूट चुका है। वह सोचता है कि उसने ग्रामीणों को तो बचा लिया, लेकिन अपनी जान से प्यारी बहन नेजुको को हमेशा के लिए खो दिया। उसमें पीछे मुद्दाकर उस राख को देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वह अपनी आंखों को हाथों से ढक लेता है। तभी भागते हुए ग्रामीण तंजीरो के पास आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, तंजीरो, रोना बंद करो और जरा उधर देखो। तंजीरो धीरे धीरे रोते हुए अपनी आंखें घुमाता है, और जो नजारा वो देखता है उसे देखकर सबकी चीखें निकल गई थीं। तेज कड़ी ढकती धूप के बीच बिना किसी छांव के नेजुको पूरी तरह सही सलामत मौजूद थी। उसकी जलती हुई त्वचा गायब हो चुकी थी और वह चमक रही थी। उसके मुंह का वो बांस भी हट चुका था। वह तंजीरो को देखकर मुस्कुराती है और अपनी लड़खड़ाती मासूम आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग। यह एक ऐतिहासिक महाचमत्कार था। नेजुको ने सूरज पर फतह पा ली थी। वह इतिहास की पहली ऐसी डेमन बन चुकी थी जिस पर धूप का कोई असर नहीं होता था। तंजीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह भागकर नेजुको के गले लग जाता है और दोनों भाई बहन एक दूसरे को पगडिड्डाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। वहां मौजूद सारे ग्रामीण भी रो पगडिड्डाते हैं और तंजीरो को थैंक यू कहते हैं। उधर इस जीत की खबर सीधे डेमन किंग किबुत्सुजी मुजान तक पहुंचती है। मुजान इस वक्त एक छोटे बच्चे का रूप धर के एक अमीर औरत के घर में किताबों के बीच छुपा हुआ था।
जैसे ही उसे अपने डीमन इंफॉर्मेशन नेटवर्क से पता चलता है कि एक ऐसी डेमन पैदा हो चुकी है जो धूप में आज़ादी से घूम सकती है, मुजान खुशी से पागल हो जाता है। उसका सालों का गंभीर चेहरा एक डरावनी हंसी में बदल जाता है। वह झटके से अपनी ताकत दिखाता है और उस बेकसूर औरत और उसके नौकर का गला बेरहमी से काट देता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में पता चलता है मुजान का 1000 साल पुराना अतीत। मुजान बचपन से ही एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित था और जवानी देखने से पहले ही मरने वाला था। तब एक बेहद दयालु डॉक्टर ने उसे बचाने के लिए एक नई मेडिसिन का एक्सपेरिमेंटल इलाज शुरू किया, लेकिन मुजान को लगा कि दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा और उसकी हालत बिगड़ी में आ रही है। इसलिए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने उस भले डॉक्टर की हत्या कर दी। लेकिन डॉक्टर को मारने के बाद मुजान को एहसास हुआ कि दवा असल में काम कर चुकी थी। उसे एक ऐसी बॉडी मिल चुकी थी जो कभी बूढ़ी ही नहीं हो सकती थी और जिसके पास सुपर ह्यूमन ताकत थी। लेकिन इसके साथ 2 भयानक कमियां भी आई थीं। पहली, उसे जिंदा रहने के लिए इंसानी मांस और खून की जरूरत थी, और दूसरी, वह कभी भी सूरज की रोशनी में कदम नहीं रख सकता था। धूप उसे पल भर में राख कर देती। डॉक्टर की उस अधूरी दवा का एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट गायब था, जिसका नाम था ब्लू स्पाइडर लिली। मुजान पिछले 1000 सालों से सिर्फ उसी नीले फूल को ढूंढ रहा था ताकि वह सूरज पर फतह पा सके। लेकिन अब मुजान अपनी जादुई आंखें चमकाते हुए कहता है, अब मुझे उस बकवास नीले फूल को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं उस लद्दकी को पकड़कर उसे अपने अंदर सोख लूं, उसे खा जाऊं, तो सूरज की रोशनी हमेशा के लिए मेरे कदमों में होगी। मैं इस कायनात का इकलौता और परफेक्ट गॉड बन जाऊंगा। यानी अब मुजान का अगला, आखिरी और सबसे खतरनाक टारगेट सीधे हमारी नेजुको है। वह अपनी पूरी फौज लेकर अब नेजुको पर टूटने वाला है। कहानी वापस स्वर्डस्मिथ विलेज के शांत माहौल पर आती है। जंग खत्म होने के बाद लेडी तामायो का एक सीक्रेट खत अपनी बिल्ली के जरिए तंजीरो तक पहुंचता है। खत में लिखा था, थैंक यू तंजीरो, तुम्हारी भेजी हुई डेमोन्स के खून की रिपोर्ट से मेरी रिसर्च सफल रही है। नेजुको का खून इतनी तेजी से म्यूटेट हो रहा है कि वह जल्द ही पूरी तरह इंसान बन सकती है। वह अभी भी एक बच्ची के रूप में इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग खुद को ठीक करने की जगह किसी और जरूरी चीज के बारे में सोच रहा था। विलेज अब पूरी तरह सुरक्षित है और लोग अपने घरों को ठीक कर रहे हैं। हमारे हीरोज को अब यहाँ से विदा लेना है। कोतेत्सु और कानामोरी तंजीरो को व्हीलचेयर पर लेकर चीफ के पास आते हैं। विलेज के चीफ केनेथ तंजीरो का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपनी पूरी जान लगाकर इस पूरे गांव को तबाह होने से बचा लिया। तंजीरो विनम्रता से कहता है कि यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उस 100 साल पुरानी तलवार की भी ताकत थी जिसने इतने सालों से डेमन स्लेयर्स की भावनाओं को अपने अंदर समेट रखा था। तभी वहां हागाने झुका आता है, जो अभी भी तंजीरो पर गुस्से से आग बबूला है क्योंकि तंजीरो ने तलवार पर एक छोटा सा निशान लगा दिया था। वह गुस्से में तंजीरो के पीछे भागने लगता है, लेकिन कानामोरी हंसते हुए बताता है कि हागाने झुका असल में तंजीरो को पसंद करता है और वह बटरफ्लाई मेंशन में तंजीरो के आराम करने के दौरान उस तलवार को दुनिया की सबसे बेस्ट और परफेक्ट तलवार में बदल देगा। आखिरकार विदाई का वक्त आता है। तंजीरो को फिर से गाइड्स अपनी पीठ पर बिठाते हैं, लेकिन जैसे ही वे विलेज की सीमा से बाहर निकलते हैं, वे तंजीरो की आंखों की पट्टी हटा देते हैं। तंजीरो देखता है कि गांव के सारे लोग, बच्चे और शिल्पकार कतारों में उपस्थित होकर हाथ हिला रहे हैं और तंजीरो को गांव बचाने के लिए थैंक यू कह रहे हैं। सभी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। तंजीरो भी मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहता है और इसी बेहद भावुक, खूबसूरत और धमाकेदार मुद्दे पर डीमन स्लेयर का सीजन 3 यानी स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क यहीं खत्म हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेजुको अब धूप में चल सकती है और मुजान अब पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने वाला है। अब इसके आगे क्या होगा, कैसे सारे हशीरा मिलकर तंजीरो और बाकी स्लेयर्स को ट्रेन करेंगे, यह सब हमें इसके अगले सीजन यानी सीजन 4 में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि अगले सीजन की पूरी स्टोरी आने में अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए आपका यह भाई आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक बिल्कुल नई
और बेहद पॉपुलर एनिमे सीरीज शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको डेमन स्लेयर का एक्शन और मैजिक पसंद आया है तो ब्लैक क्लोवर की कहानी आपको उससे भी ज्यादा क्रेजी और पसंद आएगी। तो जब तक वो नई सीरीज हमारे चैनल पर आती है तब तक आप स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो लिंक पर क्लिक करके डेमन स्लेयर के आगे की स्टोरी का आनंद उठा सकते हैं। अगर आपको आज की यह सिनेमैटिक वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना और अपने भाई के चैनल कहानी एनिमे की को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर और बाय बाय।